हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका ऑडिट रिपोर्ट, इसे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसेज आपकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे मेन ऐसे लिस्ट करें तो यहाँ पे 700 की सीरीज़ यहाँ पे ज़्यादा है आपके पास में। 700 आपका ऐसे 700 यहाँ पे है, इसके बाद 701 है, इसके बाद 705 है, मॉडिफिकेशन से बात करता है। इसके बाद 700 आपके पास में 6, 710 है। ये बेसिकली 700 से रिलेटेड सीरीज़ पूरी की पूरी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा आपके पास में और भी थोड़े बहुत 2-3 ऐसे हैं आपके पास में, ऐसे 299 आपके पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे 600 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जॉइंट ऑडिट से रिलेटेड देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इतनी ऐसे लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए आप ऐसे के लिस्ट यहाँ पे नाम के साथ लिखते जाइए, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, लेकिन आपको जो है यहाँ पे पूरे का पूरा नाम के साथ ऐसे 700 क्या नाम है, ठीक है, ओपिनियन, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन से रिलेटेड है। ऐसे 701 कम्युनिकेशन से रिलेटेड की ऑडिट मैटर, ऐसे 705 तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पूरे का पूरा नाम यहाँ पे ही लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे इस चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसे लिस्ट है पूरी की पूरी चैप्टर में, और कुछ नहीं, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे स्टार्ट होता है ऐसे 700 से, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है ऐसे 700 से। 700 का नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन को फॉर्म करना, एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो नाम याद होना चाहिए। 700 से हमारी जो है पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज स्टार्ट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट का हमारा मकसद क्या होता है एज एन ऑडिटर हमारा मकसद होता है कि हमें ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है। और इस ओपिनियन को फॉर्म कैसे करेंगे सर, रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं, सही है या फिर गलत, कोई इन्फॉर्मेशन कोई गलत है या फिर मटेरियल स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी चीज़ें होती है, ठीक है। तो 700 हमें ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कहता है, तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 700 का नाम याद रख लीजिए। इसके बाद आ जाइए हमारे पास में कहता है ऐसे 700 जो आपका कहता है कि सर रिपोर्ट करिए और फॉर्म करिए, ठीक है। फॉर्म करिए ओपिनियन, रिपोर्ट करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये पूरे का पूरा इसका नाम है। तो इसके अंदर एज एन ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा जो नाम है, ठीक है, कि ओपिनियन को हमें फॉर्म करना है, ठीक है। ओपिनियन को फॉर्म कैसे करेंगे सर, हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन को इवेल्युएट करेंगे और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, और क्या करेंगे सर, ओपिनियन फॉर्म कर देंगे, ठीक है, एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे सर, ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, इन रिटर्न रहेगा, ठीक है। तो रिटर्न रिपोर्ट हम जो है आपके पास में एक्सप्रेस कर देंगे, काम खत्म। यही ऑब्जेक्टिव रहता है, जो नाम है वही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो नाम है वही ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे सर, एज एन ऑडिटर चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, हम रीजनेबल एश्योरेंस ही देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है एक हाई लेवल एश्योरेंस है, बट नॉट 100%, लेस देन 100% यहाँ पे आपके पास में रहता है। इसका मतलब हम गारंटी नहीं देते कि हम जो यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं वो 100% सही है, ऐसी कोई गारंटी हम नहीं देते। लेकिन हाँ, हाई लेवल एश्योरेंस हम जरूर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। हम रीजनेबल एश्योरेंस की देते हैं कि हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करके फिर आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, और गलत है तो क्या क्या चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें हम बराबर प्रॉपरली चेक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे सर, रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए कुछ कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए हम कंक्लूजन निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, हमने सारी चीज़ें देखी और कंक्लूजन निकाला, और उसकी बेस पे ही हम क्या करते हैं सर, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन का मतलब क्या है सर, कंक्लूजन का मतलब 3 पॉइंट है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। दूसरा, जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट चैप्टर नंबर अभी 7 में ही पढ़ के आ रहा है, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, ठीक है, हमारे बताने के बावजूद वो जो मिसस्टेटमेंट सही नहीं की गई, वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अच्छे से पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो वो जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़े वही अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है, क्या वो मटेरियल है, ये हम वापस से देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में मैंने बताया था कि अगर अनकरेक्टेड रह गई तो हम मटेरियलिटी उसकी चेक करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सर मटेरियलिटी हम चेक करेंगे,
मटेरियल है या फिर नहीं। और ये भी मैंने बताया था चैप्टर नंबर 7 में कि इंडिविजुअली तो देखेंगे और एग्रीगेट भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल सर 100 रुपीज़ की एक यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है, तो 100 रुपीज़ हो सकता है कि हमारे लिए कोई मटेरियल ना हो, ठीक है, 100 रुपये पे क्या मटेरियलिटी, लेकिन ऐसे 100 रुपये करके ऐसे बहुत सारे इसका एग्रीगेट देखें तो हो सकता है कि लाख रुपये तक पहुँच जाए, ठीक है, और मटेरियल बन जाए, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली एग्रीगेट दोनों तरीके से देखते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इवैल्यूएशन पे है। तो 3 पॉइंट है सर। कंक्लूजन जब हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना है, उसके लिए कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। कंक्लूजन का मतलब होता है 3 चीज़ें, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या मटेरियल है या फिर नहीं, ये चेक करना, और इवैल्यूएशन करना, ठीक है। ये 3 चीज़ें, इसका मतलब आपके पास में कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सर। इवैल्यूएशन 2 तरीके से हो सकता है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी का इवैल्यूएशन करना, ठीक है, और दूसरा स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना, ठीक है। इवैल्यूएशन 2 तरीके से होगा, एक नॉर्मल इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन, ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी का इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है सर? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी का इवैल्यूएशन का मतलब होता है, कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट और प्रिपेयर करने की जवाबदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है सर? मैनेजमेंट की। और इसके लिए हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ जजमेंट जो है मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। एज एन ऑडिटर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सर जो जजमेंट लिए गए वो प्रॉपर है और इसे प्रॉपरली अमाउंट एंड जो डिस्क्लोजर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि क्वालिटी मेंटेन हुई है या फिर नहीं। क्वालिटी कब मेंटेन होगी? जब उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि मैनेजमेंट जो है नंबर ऑफ जजमेंट लेता है, ठीक है, अमाउंट के बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है या फिर नहीं। दूसरा थ्रू 260 ऐसे 260 हम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई नए नए ऐसे ज्वाइंट हुए 260, 265, 450, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। तो 260 के अंदर जो भी डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि मैनेजमेंट कहीं बायस तो नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस आपको चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर बायस हुआ तो क्वालिटी एस्पेक्ट, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी है वो आपके पास में क्या हो सकती है सर? लो हो सकती है, गिर सकती है, ठीक है। इसलिए पहले ये चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि मैनेजमेंट बायस हो सकता है अपने जजमेंट में, ठीक है, ये चेक करेंगे। और यही आपका नाम होता है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट अपने तरफ से बायस है, ठीक है, मतलब कि अपने तरफ से सही काम नहीं कर रहा है। अब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब कि बायसनेस कैसे चेक करेंगे? तो क्या कहता है कि कुछ इंडिकेटर है आपके पास में। इंडिकेटर कौन कौन से? सबसे पहले तो भाई हमने मैनेजमेंट को कुछ मिसस्टेटमेंट्स का लिस्ट प्रोवाइड किया कि यहाँ यहाँ गलती है, इसे सही करिए। अगर मैनेजमेंट इसमें से सिलेक्टिव करेक्शन ही करता है, मतलब कि कुछ अच्छा लगे वो करेक्शन करता है, कुछ उनको लगे कि भाई ये हमको नहीं करना है तो ये नहीं करता, ठीक है, सिलेक्टिव करेक्शन करता है, ठीक है। सिलेक्टिव करेक्शन करने का मतलब है कि सर मैनेजमेंट क्या है सर? बायस है, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, ठीक है, कि कुछ अच्छा लगे जो उनको फर्क नहीं पड़ता हो ऐसा चेंजेस करे, और फर्क पड़े ऐसी कोई चीज़ें है, मिसस्टेटमेंट है, तो उसे चेंजेस ना करे, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? मैनेजमेंट बायस है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास में इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हैं सर, ठीक है, मैनेजमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ कहता है कि पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है कि बायसनेस आपके सामने देखने को मिल रही है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, ठीक है, कि डिफरेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है मैनेजमेंट बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इसलिए। और उसके लिए आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि पॉसिबल है कि बायस मैनेजमेंट आपके पास में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट है इसके अंदर, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के अंदर 2 ही पॉइंट है, आपको याद रखने, ठीक है। या तो सिलेक्टिव करेक्शन हो रहा है और दूसरा डायरेक्टली पॉसिबल आपको बायसनेस ही देखने को मिल रही है इन द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो बताइए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। सबसे पहले इवैल्यूएशन 2 तरीके के होते हैं, सबसे पहले डिस्कस करें इवैल्यूएशन 2 तरीके के, ठीक है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से और एक स्पेसिफिक के हिसाब से। क्वालिटेटिव की बात करें तो सर यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, 3 पॉइंट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट ली है, नंबर ऑफ जजमेंट लेता है अमाउंट के बारे में और डिस्क्लोजर के बारे में, या क्या प्रॉपर है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करेंगे एज एन ऑडिटर, ठीक है। 260 के हिसाब से जो कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन हुई है या फिर नहीं, ये चेक करेंगे। तीसरा कहता है कि पॉसिबल बायसनेस है या फिर नहीं, ये चेक करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं सर? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी चेक करते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या इंडिकेटर होते हैं? 2 पॉइंट के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। कहता है कि सिलेक्टिव कलेक्शन करें, ठीक है, सिलेक्टिव करेक्शन करें। और दूसरा पॉइंट कहता है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस आपको देखने को मिल रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट में। 3 ही पॉइंट लिखने हैं, आपको काम खत्म। तीसरे पॉइंट में 2 पॉइंट है, तीसरे में 2 पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल 3 पॉइंट आपको लिखने हैं।
और तीसरे पॉइंट में लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के इंडिकेटर्स जो है वो 2 पॉइंट है, ठीक है, और काम खत्म। इसके बाद स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर जो है यहाँ पे याद रखने के लिए पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए की बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी की ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पे हम जितना हो सके उतना कम की बनाएंगे और यहाँ पे याद रखने की कोशिश ज़्यादा करेंगे कि कोई चीज़ ऐसे ही याद हो जाती है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर रखे, बिल्कुल उसी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो पॉइंट्स रीड करते हैं, उसके बाद नंबरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले कहते हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के बारे में भी ऑडिटर को यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बारे में भी ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना होता है सर, इवैल्यूएशन करना होता है। सबसे पहले तो देखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सिलेक्ट करी और अप्लाई करी, ठीक है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करता है, किस तरीके से हमें काम करना है और उसे अप्लाई करता है, क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये चेक करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सिलेक्ट और अप्लाई करी थी, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, ये चेक करना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हाईलाइट भी करना चाहे तो मेन पॉइंट को हाईलाइट भी आप कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिलेक्ट करी थी, अप्लाई करी थी, वही अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सिलेक्ट और अप्लाई करी थी, क्या कंसिस्टेंट है, वो भी हमें चेक करना है। इसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए, ठीक है, वो क्या रीजनेबल है, ये चेक करेंगे। इसके बाद कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो कंपेरेबल है और क्या वो अंडरस्टैंडेबल है। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करी है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रेजेंट करेगा, हम तो इवैल्यूएशन करते वगैरह, चेक करते वगैरह, तो वो क्या चीज़ रिलायबल है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो कंपेरेबल है, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है, ये 4 चीज़ हम चेक करेंगे। इसके बाद कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ठीक है, वो क्या प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल है फॉर द इंटेंडेड यूज़र, ठीक है, क्या इंटेंडेड यूज़र को वो समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें, ये चेक करना है हमें। और टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो सही तरीके से यूज़ हुआ है, मतलब कि वो क्या अप्रोप्रिएट है, टर्मिनोलॉजी क्या अप्रोप्रिएट है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले देखिए नंबरिंग दे रखी है, अगर उस तरीके से आप रीड करेंगे तो कहानी बन जाएगा। सबसे पहले तो देखिए अकाउंटिंग एस्टिमेटेड जो मैनेजमेंट, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है मैनेजमेंट को, ठीक है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेटेड लगाएगा मैनेजमेंट, क्या वो रीजनेबल है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये रखिए, कहता है कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। 2 चीज़ें से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे एज एन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेटेड देख लिया, भाई रीजनेबल है, हमने देख लिया, ठीक है, रीजनेबल। दूसरी चीज़ देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिलेक्ट और अप्लाई करी गई है, ठीक है, वो क्या कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तीसरा पॉइंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई है या फिर नहीं, ये देख करेंगे, ठीक है। और चौथा कहता है कि चलो ये तो सब कुछ सही है, आपने डिस्क्लोज भी कर दिया, लेकिन क्या इंटेंडेड यूजर को अंडरस्टैंड प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, चेक करेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है या फिर नहीं, ये चेक करेंगे। और लास्ट में हम टर्मिनोलॉजी देख लेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं। टोटल 6 पॉइंट आपके बिल्कुल कहानी की तरीके से याद हो जाते हैं। जब भी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पूछा जाए तो सबसे पहले याद करेंगे सर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन मतलब कि मैनेजमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है, याद करने के लिए की बता रहा हूँ बस, ठीक है। बस हमें वो वर्ड वाली की बनानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी है और आगे भी बहुत सारी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना हो सके, अगर कोई चीज़ ऐसे ही याद हो जाती है तो फिर ऐसे ही हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पूछा जाए तो याद करेंगे सर मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और उसके लिए 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखता है मैनेजमेंट। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है हम देखेंगे एज एन ऑडिटर, हम देखेंगे क्या वो रीजनेबल है या फिर नहीं, और पॉलिसी में हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी में ध्यान रहे सिलेक्टेड एंड अप्लाई लिखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सिलेक्ट करी और अप्लाई करी वो क्या कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि चलो वो तो हमने देख लिया कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, इसके बाद कंसिस्टेंट है तो फिर क्या उसे डिस्क्लोज एडिक्वेटली करा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो देखेंगे, ठीक है। अगर डिस्क्लोज हो भी गया चलो ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या इंटेंडेड यूजर को समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन जो करा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या रेलिवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है या फिर नहीं, ये इससे पता चल जाएगा। और 6th लास्ट में जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज करी है क्या वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं, ये चेक कर लेंगे। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन का काम भी खत्म, ठीक है। तो 2 तरीके से, एक आपके पास में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से और दूसरा स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के हिसाब से। तो प्रॉपर आपके पास में ये जो थर्ड पॉइंट था, ये आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर एस्पेक्ट के हिसाब से ये जो थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट का डेफिनेशन हमने पूरे का पूरे यहाँ पे समझा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जिससे कंक्लूजन बनना था, और तीसरा पॉइंट जो है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि कहता है कि चलिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रिपेयर होना चाहिए अकॉर्डेंस विथ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। वर्ड यूज हुआ है
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब ही आपके पास में एप्लीकेबल एफआरएफ, जो हम लिखते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं समझने के लिए, वही है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कहता है कि कुछ टर्म को डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी गई, इसमें इंपॉर्टेंट वाली यही है, कहता है कि सर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर बात करें, मतलब कि एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, आपके पास में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा होता है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा होता है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, इनको ही हम क्या कहते हैं सर, एप्लीकेबल एफआरएफ। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोले मतलब कि वो एप्लीकेबल एफआरएफ ही है, और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क मतलब कि वो एप्लीकेबल एफआरएफ ही है। लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कि जब हम बात करें सर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की, तो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी प्रोविजन है, इस हेडिंग के अंदर जो भी प्रोविजन दी गई है वो कंपलसरी आपको फॉलो करनी है, ठीक है, कंपलसरी आपको फॉलो करनी है। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो भी प्रोविजंस दी गई है, ठीक है, या तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं फॉलो करना तो भी ठीक है, ठीक है, अगर फॉलो करते हैं तो उसे आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे कोई चीज़ को, तो आपको एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लिसिटली का कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई चीज़ आप नहीं फॉलो करते, कोई रेस्ट्रिक्टेड काम करते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, काम खत्म। इसके बाद आप आ जाइए, अब ओपिनियन की बात करते हैं, ठीक है, अभी तो जनरल बातें हो रही थी, अब बात करते हैं मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ओपिनियन। ओपिनियन दो तरीके के हो सकते हैं, एक अनमॉडिफाइड हो सकता है, एक होता है मॉडिफाइड, ठीक है। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें लिखी है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम एज एन ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान रहे सर, एक हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट हमने यहाँ पे बना दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ठीक है, ये आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट है। अब ऑडिट रिपोर्ट में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए हैं, या फिर क्या सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई है, या प्रॉपर्ली यहाँ पे चीज़ें हैं। अच्छा, इसी दौरान मान लीजिए कुछ मैनेजमेंट की कुछ यहाँ पे मिस स्टेटमेंट थी, ठीक है, मैनेजमेंट की कुछ मिस स्टेटमेंट थी, ठीक है, और मिस स्टेटमेंट को हमने बताया वही सही करा गया, वो सारी चीज़ें क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह में सारी चीज़ें जो है एज पर बनाई गई है। कोई मिस्टेक हुई थी तो उसे सही करी गई है। अगर ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई है, तो फिर हम यहाँ पे क्या दे देंगे सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब कि गलती है तो मैनेजमेंट ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर इसके साथ जो भी हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी है उसमें लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें सही है तो हम अनमॉडिफाइड देते हैं। देखिए अनमॉडिफाइड का ऐसा मतलब नहीं होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ट्रू है, ठीक है, अगर गलती भी हुई है तो गलती को डिस्क्लोज किया गया है, अगर है तो बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रेजेंटेशन हम देखते हैं बेसिकली, अगर प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें जो दिखानी चाहिए, इंटेंडेड यूजर को पता चलनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर गिवन है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते, ठीक है। अगर कोई मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे नहीं बताई, ठीक है, कोई ऐसे रूल्स है, रेगुलेशन है जिसे फॉलो नहीं करा गया और जो कि बताया नहीं गया है और हमें पता चल गया, तो हम क्या कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को हम मॉडिफाइड दे देते हैं ओपिनियन, ठीक है। अब देखिए अनमॉडिफाइड का मतलब यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, अनमॉडिफाइड का मतलब होता है कि ऑडिटर जो है सेल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ऑडिटर कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करे गए, ठीक है, वो अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, एफआरएफ के हिसाब से ही सारी की सारी चीज़ें जो है अप्लाई करी गई है, ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें जो है मटेरियल रिस्पेक्ट के हिसाब से, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें जो बतानी चाहिए थी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें गलत बताई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो ऑडिटर ने देखा फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा कॉन्क्लूड किया, ऑडिटर ने कॉन्क्लूड किया कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ओके। अच्छा यहाँ पे सेकेंड वाला केस यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है चार्ट के फॉर्म में ही बता देता हूँ ताकि फिर उसके बाद वापस से रीड करेंगे। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने कहा सर कि देखिए हमने एज एन ऑडिटर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीज़ें देखी और हमें पता चल गया, हमें एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हमें पता चल गया, हमें एविडेंस भी मिल चुका है, तो हम क्या कर देंगे सर, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन तब दे सकते हैं। दूसरा एक और केस हो सकता है जहाँ पे भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते थे, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इस चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं मिला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब होता है कि सर फाइनेंशियल जो आपका स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं,
ठीक है। तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, तो भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल ही गया और इसका एविडेंस ही मिल गया कि हाँ भाई गलती है तो फिर मॉडिफाइड दे देना है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिला तो भी हम मॉडिफाइड दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं मिला इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि कॉन्क्लूड किया बेस्ड ऑन द एविडेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन, मतलब कि ऑब्टेन कर लिया है एविडेंस, और हमें पता चला कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भरा हुआ है, मतलब कि नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पहले वाला केस कि हमने यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो इसमें देखने को मिला है, मतलब कि इसका दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं सर, दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और इस चीज़ का एविडेंस भी हमें मिल गया है, तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सेकंड यहाँ पे और एक केस हो सकता है कि हम अनेबल रहे, ठीक है, हम ऑब्टेन करने के लिए अनेबल रहे, हमें ऑब्टेन नहीं हो पाया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इस चीज़ का कोई एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें नहीं है, इस चीज़ का कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, तब भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑडिट रिपोर्ट पूरे का पूरा बनाते हैं, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सर आपको इसमें जो है मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड है, ये ऑडिट रिपोर्ट में बना देते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ इसमें सिर्फ एक पेज होता है जिसमें हम लिखते हैं मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, क्या इतनी ही चीज़ें होती है ऑडिट रिपोर्ट में, तो आंसर इज नो। इसमें कुछ 13-14 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, 13-14 पॉइंट्स होते हैं जो हम ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल, इसके बाद एड्रेसी, इसके बाद ऑडिटर्स ओपिनियन, इसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, ठीक है, इसके बाद कहता है की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि यहाँ पे सर मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्या यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन हमें करना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर मैनेजमेंट की बात कर दी, अब ऑडिटर की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद लोकेशन क्या रहा, ठीक है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर के लिए, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद कोई अदर कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट करनी है तो वो भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर हम कर देंगे ऑडिटर के हिसाब से, जो भी ऑडिट किया है वो सिग्नेचर यहाँ पे कर देगा, अपना फर्म का जो है यहाँ पे नाम भी लिख सकेगा, अगर फर्म है तो फर्म का नाम वगैरह लिखेगा, ठीक है, और अपना जो भी नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। इसके बाद प्लेस ऑफ, यहाँ पे सिग्नेचर कौन सी प्लेस पे की गई और डेट भी लिखेगा, कौन सी डेट को हमने ये रिपोर्ट बनाई, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले देखिए टाइटल की बात करें तो सर टाइटल क्या ही होगा, टाइटल तो हमेशा एक ही होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंस वर्ड लिखना जरूरी होता है, आपको पता ही है कि हम लिखना पड़ता है कि हम इंडिपेंडेंट रह के ये रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हेडिंग तो नॉर्मली यही रहता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, नॉर्मली यही आपको हेडिंग देखने को मिलता है, इस नाम से आपको जो है हेडिंग दे देना है। इसके बाद एड्रेसी, एड्रेसी का मतलब होता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसने करा है, ठीक है, ऑडिटर का जिसने भी अपॉइंटमेंट किया उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कौन कौन अपॉइंट करता है, चैप्टर नंबर 2 में ही आई थिंक पढ़े थे हम, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कोई भी कर सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो CNA जी, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो बोर्ड अपॉइंट करता है, या फिर आपके पास में कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं। तो जिसने भी अपॉइंट किया वहाँ पे हम नाम दिखा देंगे, ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में 2 करके हम उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 2 मेंबर्स इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे समझना है, इसलिए देखिए यहाँ पे हाईलाइट कोई चीज़ भी नहीं दिख रहा है, हाईलाइट अगर होता तो वो याद रखना पड़ता, ऐसी चीज़ है यहाँ पे याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है, ठीक है, जो याद रखना है वो बताऊंगा, ये समझ लीजिए क्योंकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद ऑडिटर्स ओपिनियन आता है, ठीक है, ये चीज़ 2 बार रीड कर लेना कि किसके बाद कौन सा आता है, याद नहीं रखना लेकिन 2-3 बार रीड कराओ तो अच्छा रहेगा, अगर कभी कभार पूछ लिया जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ भी नहीं पूछते कि ऐसा कुछ यहाँ पे बनाइए, लेकिन कभी कभार, ठीक है। ऑडिटर्स ओपिनियन हम देते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स ओपिनियन, उसके बाद होता है बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑडिटर्स का ओपिनियन का मतलब होता है कि ओपिनियन हम क्या दे रहे हैं, और बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब होता है किस बेस पे ये ओपिनियन दिया जा रहा है, दोनों एक साथ ही आएंगे। तीसरे नंबर पे आएगा ऑडिटर्स ओपिनियन, चौथे नंबर पे आ जाएगा क्या सर, ऑडिटर का जो ओपिनियन का बेस है वो बेस बताइए। सबसे पहले ऑडिटर्स ओपिनियन की बात करें तो सर ऑडिटर के ओपिनियन जब हम देंगे ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे 2 पैराग्राफ बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 पैराग्राफ में इसका आंसर रहेगा। सबसे पहले पैराग्राफ में हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ चीज़ें कि एंटिटी का नाम क्या है,
ठीक है, मतलब कि आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड, ठीक है, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं या फिर जिसका ऑडिट कर चुके हैं, उस एंटिटी का नाम क्या है। पहले पैराग्राफ में सारी चीज़ें हम लिखते हैं यही जनरल, जैसे कि हमने इस एंटिटी का नाम हम उसका लिखते हैं, उस एंटिटी का हम ये ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सब लिखते हैं जनरल चीज़ें, ठीक है, कि हम स्टेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड, ठीक है, यही जो मैंने कहा कि इस एंटिटी का, ये नाम की एंटिटी का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ये सारी चीज़ें लिखते हैं एक पैराग्राफ में, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद कहता है कि जो भी हमने आइडेंटिफाई करा है टाइटल वगैरह, ठीक है, स्टेटमेंट के वगैरह के टाइटल, वो हमने कंप्राइज कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सारा का सारा प्रॉपर्ली टाइटल वगैरह दिखा दिया है, ठीक है, और हमने डेट को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, इसमें कुछ डिटेल वर्क याद नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आइडेंटिफाई द एंटिटी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट किया है, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट कर लिया। जो भी टाइटल्स वगैरह हमने देना था उसे आइडेंटिफाई करके हमने पूरे का पूरा कंप्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक है, और स्पेसिफाई कर दिया है डेट, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में खत्म। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बता देते हैं कि हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है या फिर मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट की गई चीज़ें अगर फेयरली है, ठीक है, मटेरियल रिस्पेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें प्रॉपरली ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, क्या है सर, ट्रू एंड फेयर है, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। वरना अगर इसमें दो केस जो मॉडिफाइड में बताए, अगर वो दो केस के अलावा कोई चीज़ें है, मतलब कि दो केस है, दो केस के अंदर कोई भी चीज़ें बन रही तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, ठीक है। तो दो ओपिनियन होते हैं, सेकंड पैराग्राफ में ये दिखाएंगे। पहले पैराग्राफ में तो जनरल चीज़ें, दूसरे पैराग्राफ में हम अपना ओपिनियन दे देंगे कि हम अनमॉडिफाइड दे रहे हैं या फिर मॉडिफाइड, ठीक है। तो अनमॉडिफाइड कब देते हैं, जब प्रेजेंट फेयरली इन्फॉर्मेशन होती है और ट्रू एंड फेयर व्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो हम क्या दे देते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मॉडिफाइड की बात करेंगे। मॉडिफाइड की बात यहाँ पे नहीं करी गई, लेकिन इसके बाद कुछ पेजेस के बाद आपको मॉडिफाइड का एक बॉक्स दिया गया है, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन डाला गया है। तो अगर यहाँ पे अनमॉडिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ अनमॉडिफाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे अनमॉडिफाइड के बारे में ही बताया गया, ऐसा नहीं है। मॉडिफाइड के बारे में बाद में डिटेल में बताया गया, और फिर वहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि हम ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड देंगे तो ये चीज़ें लिखेंगे, ऐसा वहाँ पे बता दिया। तो थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या चीज़ समझ में आई कि अनमॉडिफाइड भी हो सकता है और मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अनमॉडिफाइड है, कैसे देंगे सर, सीधी सी बात है, अगर सारी की सारी चीज़ें फेयरली है और प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है तो अनमॉडिफाइड दे देंगे। और वो जो दो केस मैंने बताए उसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो दो केस मैंने बताए मॉडिफाइड के अंदर उसे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर उनमें से कोई केस है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन यहाँ पे दे देंगे सेकंड पैराग्राफ में, राइट। इसके बाद होता है बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या है सर, बेसिस फॉर ओपिनियन में ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पे दिखाते हैं कि स्टेट करते हैं, हम दिखाते हैं एज एन ऑडिटर, हम बताएंगे कि सर ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ही हमने ऑडिट को कंडक्ट किया है। सबसे पहले तो ये बता देंगे बेस क्या होता है ऑडिटिंग का, ओपिनियन हम दे रहे हैं उसका बेस क्या है। तो सर बेस तो हमारा ऑडिट है, और ऑडिट को हमने जो है प्रॉपर्ली कंडक्ट किया है, ये सबसे पहले बताएंगे। दूसरा जो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें जो रेफरेंस सेक्शन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें, और इसे हमने पूरा किया है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे, तीसरी चीज़ हमने जो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए हम इंडिपेंडेंट रहे एंटिटी से, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ द एंटिटी इन द फुलफिल द ऑडिटर्स अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हमने फुलफिल किया है, ये दिखा देंगे, ठीक है। मतलब कि एंड इन शॉर्ट हम कहें ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट रहा है, ये भी हम बताएंगे। और लास्ट में ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन हुआ है उसके बारे में बताएंगे, अगर नहीं भी हुआ है तो उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीजन बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, गोइंग कंसर्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है शॉर्ट में। अगर आप रीड भी करेंगे पता चल जाएगा कि भाई चैप्टर 7 में जो भी हम चीज़ें पढ़े वही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसके बाद की ऑडिट मैटर, इसे अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। की ऑडिट मैटर हमने ऑलरेडी आपको बताया 701 आपका ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद के बाद का ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो ऐसे पढ़ना है वो मॉडिफिकेशन वाला है ऐसे पढ़ना है। उसके बाद 701 आएगा की ऑडिट मैटर, तो वहाँ पर हम कवर अप कर लेंगे। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, चलिए वो तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करे, प्रेजेंट करे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गोइंग कंसर्न, चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि सर ये एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड सारा डिसीजन ले और गोइंग कंसर्न को डिसाइड करे। एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन करना कि ये क्या जो पॉलिसी इन्होंने सिलेक्ट करी है, क्या गोइंग कंसर्न के बारे में जो भी बताया है वो क्या प्रॉपर है या फिर नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। 9th में आपका जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कहाँ गया 9th पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट है यहाँ पे देखिए।
सबसे पहले तो हम प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो मेंटेन करके चलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के द्वारा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म याद आ रहा होगा, क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली चेक करते हुए प्रोफेशनल जजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ग्रुप ऑडिट, ठीक है। हम ग्रुप में हमारे पास में काफ़ी सारे पर्सन हैं जो भी हम साथ मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑडिट के हिसाब से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और उसे फॉलो भी करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन ऑडिटर। तीसरा पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफाई करेंगे, एसेस करेंगे जो जितनी भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको, ठीक है। हम यहाँ पे याद आ रहा होगा सर ऐसे 315, वैसे हमने रिवीजन नहीं किया इस चैप्टर का, लेकिन आपको तो याद ही होगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एस 315, ठीक है, कि हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, एसेस करें, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल का जो है हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का जो सिस्टम है उसे प्रिपेयर करने का काम हमारा नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फिर इवेल्युएट करते हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने बनाई उससे रिलेटेड इवेल्यूशन करते हैं। फिर मैनेजमेंट में जो भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड पॉलिसीज यूज़ करी है, ठीक है, उसे हम कॉन्क्लूड करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। इसके बाद कहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसका इवेल्युएशन करते हैं। तो अगर आप देखें तो सर ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला लास्ट 4 पॉइंट जो है वो आप अगर देखें तो मैनेजमेंट के है सर। मैनेजमेंट ये प्रिपेयर करता है, ठीक है, ये हमारा काम नहीं, हम यहाँ पे सिंपली इवैल्यूएशन का काम करते हैं। सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट करता है, हम तो यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट का काम है, हम तो इवैल्यूएट करते हैं। गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट का काम है, हम तो क्या करते हैं सर, कंक्लूड करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंटेंट है, उसे हम इवैल्यूएट करते हैं, वो भी मैनेजमेंट का ही काम है, हम तो इवैल्यूएट करते हैं। तो ये अकाउंट आपके ऑडिटर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट हमने देखे, ठीक है। चार एक पॉइंट याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। रीड जरूर कीजिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सके, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो 4 एक नंबर हमें जो है 4 एक नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, 4 एक नंबर और 3-4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 4 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ यहाँ पे चीज़ें दे रखी है कि ऑडिटर की क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, वही 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देने हैं कि ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा था। फिर हम क्या करेंगे सर, एंश्योर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सेकंड पॉइंट था, याद करिए हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सर, रिपोर्ट करेंगे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चौथा कहता है कि कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, ये सारी चीज़ें हम लिखने होती है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके, ये चीज़ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे हमने कहा था सर कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में है, हम यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखाते हैं। आपका पैराग्राफ नंबर कहाँ पे सर, पॉइंट नंबर हम जो है दिखाते हैं, पॉइंट नंबर आपका 9, पॉइंट नंबर 9 में हम दिखाते हैं कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 10 आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो दिखाई वो कहाँ है, ठीक है। तो हम या तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ज्वाइन कर देंगे विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ही बता देंगे कि हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग दे देंगे और वो सारी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है। सेकंड एक और हो सकता है कि आप एक काम करिए, अपेंडिक्स लगा दीजिए, ठीक है, कहीं और लिख दीजिए और उसे जोड़ दीजिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ। तीसरा एक और ऑप्शन होता है कि तीसरा ऑप्शन तब होगा जब लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करे, मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लॉ एंड रेगुलेशन ने ही प्रिस्क्राइब किया है कि आपको ऐसा ही काम करना है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी वेबसाइट का रेफरेंस दे देंगे कि ये लॉ एंड रेगुलेशन की क्या वेबसाइट है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे लॉ एंड रेगुलेशन की जो है सारी की सारी प्रोविजन लिखी गई है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसका रेफरेंस हम प्रोवाइड कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो काम खत्म। क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि जो भी करा है लॉ एंड रेगुलेशन ने कर दिया है, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वो कहाँ चीज़ लिखी गई है वो वेबसाइट का रेफरेंस दे देंगे ऑडिट रिपोर्ट में। तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ही बता दीजिए, उसमें ही लिख दीजिए ऑडिट रिपोर्ट में ही, या फिर दूसरी जगह लिखा है तो उसका अपेंडिक्स लगा दीजिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ, या फिर अगर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बता दिया है तो उनकी वेबसाइट का रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो काम खत्म, ठीक है। 10th पॉइंट भी खत्म आपके पास में। 11th पॉइंट अदर, इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, तो देखिए अगर ऑडिटर इंडिविजुअली काम कर रहा है, ठीक है, फर्म नहीं है, अगर इंडिविजुअली है तो खुद का नाम लिखेंगे, ठीक है, और खुद का रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर है वो लिखा जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर है वो लिखेगा, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो। अगर फर्म है तो फर्म का नाम लिखिए, ठीक है, फर्म का नाम लिखिए, और फर्म के पास में जो भी फर्म का जो नंबर होता है फर्म का, ठीक है, फर्म का भी मेंबरशिप, फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फर्म का भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। इंडिविजुअल जो भी इनकी तरफ से साइन कर रहा है उनकी भी साइन करवाइए, ठीक है, ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्म का नाम, फर्म का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद इनकी तरफ से तो फर्म तो साइन करेगा नहीं, ऑब्वियसली इनके अंदर कोई पर्सन होगा जो भी ऑडिटर एज एन ऑडिटर वर्क करा होगा, तो ऑडिटर का सिग्नेचर लीजिए, उनका नाम लिखिए और उनका मेंबरशिप नंबर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर सिर्फ ऑडिटर है तो 3 चीज़ें लिखनी है, उनका साइन, उनका नाम
उनका मेंबरशिप नंबर। अगर फर्म है तो ये 3 चीज़ें तो लेनी ही लेनी है, फर्म का नाम और उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में। प्लेस ऑफ सिग्नेचर तो ध्यान रहे सर, जहाँ पे भी ऑडिट रिपोर्ट सिग्नेचर होती है वो प्लेस मानी जाएगी प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कहीं पे भी। वहाँ पे चाहे आपका वो अपना आरओ है या फिर नहीं, ठीक है? मतलब कि रजिस्टर ऑफिस है या फिर कोई और ऑफिस है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ पे साइन किया है वही आपका प्लेस ऑफ सिग्नेचर है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ हुआ तो चलो ठीक है, डेट के बारे में ओके। इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 और 2 दिए गए, ठीक है? यहाँ पे आपके पास में जो टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग 1 है वो यूडिन, ठीक है? यूडीआईएन पे बेस है आपके पास में, देख लेते हैं, ठीक है? टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 इसमें कहता है कि सर कोई सीए स्टूडेंट है यहाँ पे और ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ये कंपनी का देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि सर 18 डिजिट जो अल्फा न्यूमेरिक जो 18 डिजिट मतलब कि यूडिन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यूडिन जो नंबर होता है, ठीक है, वो 18 डिजिट का होता है और ये जो डिजिट नंबर है, ठीक है, जब भी सिग्नेचर करते हैं ऑडिटर तो ये जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है। इनके मन में ऐसा है कि सर ये जो यूडिन नंबर है वो केवल और केवल तब लिया जाता है जब ऑडिट रिपोर्ट हमें देनी है, ठीक है? जब हम साइन करेंगे तब भी सिर्फ और सिर्फ यूडिन जो नंबर है उसे जनरेट किया जाता है, इनके दिमाग में ऐसा है। तो आपको पूछा गया कि क्या ये सही है, इज इट रिक्वायर्ड टू बी स्टेट इन द केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ओनली, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट जब हम दे रहे हैं, ठीक है, तभी सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत होती है या फिर कहीं और भी होती है? तो देखिए यूडिन नंबर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि पहले क्या हुआ करता था कि नॉन सीए जो सीए नहीं है, ठीक है, नॉन सीए पर्सन भी क्या होते थे कि गलत गलत रिपोर्ट बना के अपना साइन करके दे देते थे, ठीक है, और कह देते कि मैं सीए हूँ और साइन करके दे दिया रिपोर्ट, ठीक है, और गलत रिपोर्ट ही है क्योंकि अगर सीए ने अगर इसे प्रिपेयर नहीं करा गया है तो ये तो रिपोर्ट ही गलत हो जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसे रोकने के लिए यूडिन का कॉन्सेप्ट लिया गया, ठीक है? यूडिन का मतलब होता है सर, यूडिन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूडिन का कॉन्सेप्ट कहता है सर कि एक काम करिए, आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, एज एन सीए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी रिपोर्ट इशू करते हैं और सर्टिफिकेट भी आप देते हैं, ये दो चीज़ें, ओनली रिपोर्ट नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ें आप देते हैं एज एन सीए, आपको साइन करते वक्त यूडिन भी लिखना है, ठीक है? यूडिन आपका UDIN नंबर, ठीक है? तो यूडिन भी आपको लिखना है। यूडिन कहाँ से मिलेगा? आपको जाना है वेबसाइट पे, ठीक है, ICAI की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखना है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में OTP आता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं गई लेकिन प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं गई है, ठीक है? लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, इस तरीके से होता है कि फ़ोन में OTP आता है और आप इसे कन्फर्म करते हैं कि हाँ जी वही हम है, ठीक है? और एजेंसी है, हमारा मेंबरशिप नंबर हम आपको दे रहे हैं और फ़ोन में OTP आता है और वगैरह चीज़ें करने के बाद आपके सामने एक ऑटोमेटिक जनरेट हुआ एक नंबर आता है, ठीक है, जिसे हम यूडिन कहते हैं, उसको आपको रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है, ठीक है? इस लिखने से पक्का पता चल जाता है कि सर ये सीए ने ये रिपोर्ट बनाई है और ये नंबर उन्हों का लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसे रोकने के लिए ये चीज़ बनाई गई, लेकिन बेसिकली 100% इसी चीज़ को नहीं रोक पाए हम तक, ठीक है? लेकिन काफ़ी हद तक इसे रोका गया है, ठीक है? 100% नहीं हुआ है अभी तक, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो ये यूडिन का कॉन्सेप्ट है तो हम समझ लेते हैं। यूडिन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है? यूडिन का फुल फॉर्म आपके पास में याद रखना, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडीन, ठीक है? यूडीन आपके पास में होता है, जो कहता है कि सर क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही आपके पास में लिखा जाता है? द आंसर इज नो, सर्टिफिकेट में भी लिखते हैं। जो नॉन सीए वगैरह होते हैं तो उनको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई थी, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 पे आइए, कहता है कि सर एक बार तो हम यहाँ पे देख लेते क्या चीज़ लिखी गई है। कहता है कि कोई सीए है, कंपनी का ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनके पास अपनी जो एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट टीम में एक स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट, जो आर्टिकलशिप से ज्वाइन हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो एंगेजमेंट टीम के अंदर है और इनको भेजा गया है ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। तो भेजा गया, जाइए ऑडिट करिए और इस तरीके से सारी चीज़ें लिख के आइए। तो ये स्टूडेंट गए और सारी चीज़ें लिखी और हमने देखा, स्टूडेंट ने देखा कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर है, अनमोडिफाइड ओपिनियन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर है। लेकिन इन्होंने सोचा कि ओपिनियन तो चलो दे दिया, ठीक है, ओपिनियन में याद हो तो सर ऑडिटर्स ओपिनियन अभी अभी पढ़ा है कि 2 पैराग्राफ होता है। सबसे पहले तो हम एंटिटी के बारे में सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें लिखते हैं, एंटिटी का नाम, ठीक है, किस तरीके की चीज़ें कवर हुई है, ठीक है, और हमने ऑडिट कर लिया है, ये सारी चीज़ें पहले पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हम दिखाते हैं कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है या फिर मॉडिफाइड, जैसे कि इस केस के अंदर कहा गया है कि सर अनमोडिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देते। इसके बाद का क्या पैराग्राफ होता है? बेसिस फॉर ओपिनियन। ये साथ साथ में ही चलते और दोनों ही दिखाने पड़ते। ओपिनियन सबसे पहले तो बताइए, ठीक है, इसके अंदर 2 पैराग्राफ होते हैं। इसके बाद आपका जो है मॉडिफाइड है या फिर अनमोडिफाइड, ये हम दूसरे पैराग्राफ में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में पहला पॉइंट हो जाता है कि ओपिनियन।
दूसरा इसके साथ बेसिस भी दिखाना पड़ता है, ये कंपलसरी है, इस पर ऐसे 700 आपको कहता है कि ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो कहता है कि सर ये स्टूडेंट ने देखा कि भाई हम तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, अनमोडिफाइड का मतलब कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। तो कहता है ये सोच रहे हैं कि नो नीड टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन देने की क्या जरूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें सही है, तो बेसिस में क्या प्रोवाइड करना है ये इनका सोचना है, ठीक है। आपको डिस्कस करना है कि क्यों ये आपका जो है ये चीज़ जो है वो गलत है, ठीक है। इन लोगों ने बता दिया कि ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे कि क्यों। तो देखिए क्यों, इसका रीज़न एक ही है कि जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको कोई चीज़ करने के लिए कहता है तो उसमें वर्ड क्यों आता ही नहीं, आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। ऐसे का रेफरेंस देंगे, ऐसे 700 कहता है कि सर आपको ओपिनियन भी देना है, ओपिनियन में 2 पैराग्राफ में चीज़ें लिखनी है, और साथ ही साथ बेसिस फॉर ओपिनियन भी बताना है, और बेसिस में बताना है कि क्या क्या चीज़ें आपने किस तरीके से चेक करी और सारी चीज़ें ट्रू एंड फेयर रहा कि नहीं, ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन को हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी बेसिस फॉर ओपिनियन में हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपके पास में चैप्टर्स जो सॉरी नेक्स्ट पेजेस में, इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेजेस में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर है, आंसर इज नो, वो तो हमें ही प्रॉपर पता है कि हम ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऐसे 700 कंपलसरी कहता है कि ओपिनियन भी बताना है और बेसिस पर ओपिनियन भी बताना है, और इंडिविजुअल हेडिंग के साथ आपको प्रॉपरली इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में खत्म, ओके। इसके साथ एक और चीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर आपका ओपिनियन डिस्क्लेमर है, ठीक है, ये क्या है हम अभी रिवाइज करेंगे, वैसे तो आपको पता ही होगा डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है, कि मॉडिफाइड ओपिनियन का एक पार्ट है डिस्क्लेमर, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर अगर आप ओपिनियन देते हैं तो वहाँ पे बेसिस फॉर आपके पास में ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 700 ने कहा है कि सर आपके पास में ओपिनियन और बेसिस पर ओपिनियन लिखना ही लिखना है। डिस्क्लेमर का मतलब होता है ओपिनियन की ज़रूरत नहीं, मतलब कि इसमें इतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। बेसिकली डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि आपको एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन बेसिस पर ओपिनियन में आपको लिखना तो ज़रूर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो लिखनी पड़ती है, क्योंकि एज़ पर रूल आपको बता रहा है कि अगर एविडेंस नहीं मिला तो ये भी लिखिए कि हमें एविडेंस नहीं मिला था, ये चीज़ है हमारे पास में और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिस पर ओपिनियन तो हर एक चीज़ में आएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी ओपिनियन हो, बेसिस पर ओपिनियन आपको लिखना 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 है, ठीक है। ये चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन। देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये 13 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल 13 पॉइंट्स तो मैंने आपको जो है पूरे का पूरा चार्ट बता दिया जो कि गिवन है आपके मॉड्यूल में, ठीक है। तो टाइटल से लेके लास्ट तक हम जो चीज़ें को देख चुके हैं, ठीक है, यूडीन तक लास्ट पॉइंट, तो 13 पॉइंट्स टोटल होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सर अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया है फॉर्मेट, तो हमें ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 13 पॉइंट्स के हिसाब से ही बनानी है, 13 पॉइंट्स का हेडिंग देने और सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया है, स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया है, तो उसी फॉर्मेट पे काम करना है, फिर ये 13 पॉइंट्स का काम छोड़ देना है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बताता है कि इस तरीके से ही प्रिपेयर करो, तो उस तरीके से ही करना है, ठीक है। लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके से बनानी, वरना सिंपली जो है 13 पॉइंट्स के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लॉ एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है तो ही उस तरीके से काम करना है, वरना अदर केस में आपको ये 13 पॉइंट्स के हिसाब से ही काम करके चलना है, क्लियर। इसके बाद इसमें इतना ही था, ये 13 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे भी रखे वापस से रिवाइज करने के लिए, टाइटल, एड्रेस, ठीक है, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये रिपोर्ट का कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये सिंपली देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, रिपोर्ट नहीं पूछा जाता कि रिपोर्ट बनाइए वगैरह चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, अब नेक्स्ट ऐसे बात करते हैं, ऐसे 700 आपका खत्म। अब 705 बात करेंगे, उसके बाद 701 बात करेंगे, 701 की ऑडिट मैटर, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आ जाइए 705, ऐसे 705 कहता है कि सर ये मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करता है, इसका नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं वो 705 के हिसाब से करते हैं। तो कहते हैं सर कि मॉडिफिकेशन की जब बात करी जाए, ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं सर, सर्कमस्टांसेस वही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि ऑडिटर कॉन्क्लूड करता है 2 केस। सबसे पहला केस ये कहता है कि सर आपको जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो हम मॉडिफिकेशन कर देंगे अपना ओपिनियन। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमें ऑब्टेन नहीं हुए, जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुए, और ये ऑब्टेन ना होने के कारण हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं, इसके बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपना ओपिनियन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे आ जाइए, इस चार्ट से काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे और काम ही खत्म हो जाएगा। देखिए अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे तो उसके अंदर तो कोई यहाँ पे चीज़ें ही नहीं है, अनमोडिफाइड आप ओपिनियन दे रहे तो दे दीजिए, काम खत्म। मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते तो मॉडिफाइड में 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन जब आप करना चाहते हैं ओपिनियन को तो 3 चीज़ें होती है, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, या तो एडवर्स, या तो डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जब भी ऑडिटर को कोई एविडेंस ऑब्टेन होता है,
और पता चलता है कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझिए, ये तीनों केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो होगी होगी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तभी तो अपना ओपिनियन जो है क्या करते हैं सर, ओपिनियन मॉडिफाइड करते हैं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती ही नहीं है तो हम तो अनमॉडिफाइड दे देते। तो इतनी चीज़ तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि चाहे कोई भी केस हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो होगी होगी, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ सर, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इस बात का ऑब्टेन भी हो चुका है हमें एविडेंस, ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन वो परवेसिव नहीं है, ठीक है। परवेसिव का क्या मतलब होता है सर, परवेसिव का मतलब यहाँ पे लिखा गया है सर, परवेसिव का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है, जो अफेक्ट है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर कर दे, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत करने की संभावना रखती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परवेसिव, क्योंकि बहुत बड़ी मिसस्टेटमेंट है। अगर आप ये समझे इसके इफेक्ट क्या होते हैं सर, इसे जानने के तरीके क्या होते हैं, तो या तो ये इस तरीके की जो परवेसिव इफेक्ट होती है, ये होती है आर नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब कि किसी एक एलिमेंट तक सीमित नहीं होती, बहुत सारे एलिमेंट को अफेक्ट कर देती है। इसे हम कहते हैं परवेसिव इफेक्ट। परवेसिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आप इन शॉर्ट देखिए कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तबाह कर सकती है, ठीक है, इसलिए ये कोई स्पेसिफिक एलिमेंट तक सीमित नहीं होती। परवेसिव मतलब कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो अगर परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाइड में जाते हैं, अगर परवेसिव है तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है, उससे ज़्यादा बड़ा ओपिनियन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे परवेसिव का मतलब क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट तक वो सीमित नहीं है, नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर वो सीमित है भी, ठीक है, तो वो सब्सटेंशियल पोर्शन रखता है। सब्सटेंशियल पोर्शन का मतलब जिस पे अफेक्ट कर रहा है उसका पोर्शन पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी एक चीज़ पे, किसी एक फैक्ट पे, ठीक है, फैक्ट पे हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखने को मिला, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखने को मिला। अब मान लीजिए वो मिसस्टेटमेंट जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन वो जो फैक्ट है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 80% पार्ट अपना रखता है। तो देखिए उसका सब्सटेंशियल पोर्शन देखिए बहुत बड़ा है। अगर इसमें कुछ गलती मिली है तो ये गलती बहुत बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे ऑलमोस्ट देखिए आप, अगर इसमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑलमोस्ट पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत होने की संभावना है। आप समझ रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं सब्सटेंशियल पोर्शन। दो ही पॉइंट याद रखने हैं, तीसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड कर लीजिए। तो दो पॉइंट है, परवेसिव इफेक्ट कब पता चलती है, या तो परवेसिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट तक सीमित नहीं है, और अगर सीमित है भी तो वो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंशियल पोर्शन रखता है, ठीक है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। काम खत्म, ये हम कहते हैं परवेसिव इफेक्ट, ठीक है। तो परवेसिव का मतलब इन शॉर्ट अगर याद दिमाग में रखना चाहे तो दिमाग में हम ये याद रख सकते हैं कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अल्टीमेटली अफेक्ट कर देगी ऐसी इफेक्ट, ठीक है। तो अगर परवेसिव नहीं है तो वही क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वालिफाइड ओपिनियन सबसे छोटा, ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन जब देते हैं तो सबसे छोटा, मतलब कि थोड़ी बहुत गलतियां होती है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलतियां होती है तो हम एडवर्स देते हैं, और एडवर्स में भी परवेसिव चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले लेवल डिसाइड कर लो। सबसे छोटा लेवल मॉडिफिकेशन में, सबसे छोटा लेवल जो है वो क्वालिफाइड का है, उससे बड़ा लेवल है एडवर्स का, और उससे भी बड़ा जब हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिलता तो हम डिस्क्लेमर देते थे। एविडेंस ना मिलना वो सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है कि भाई एज एन ऑडिटर हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिला, मतलब कि कितना मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर रखा है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। ये तो बहुत क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें होती है कि डिस्क्लेमर तब देना पड़ता है जब कोई एविडेंस ही नहीं मिला, और एविडेंस नहीं मिलना ये तो बहुत बड़ी एकदम से गोलमाल हो सकती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा ओपिनियन है, उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा मतलब कि परवेसिव इसमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एविडेंस या तो आप ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, कि चीज़ें मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। परवेसिव होता है तो दूसरे ओपिनियन पे जाना पड़ेगा, इस ओपिनियन में क्वालिफाइड में परवेसिव नहीं आता, ठीक है, कि मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, ये चीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं ऑडिट एविडेंस के द्वारा। या फिर ऑब्टेन नहीं कर पाते लेकिन हमें लग रहा है कि सर चीज़ें मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ मैंने कही सर, यहाँ पे मैंने क्वालिफाइड में कहा, क्वालिफाइड में ये कहा सर कि यहाँ पे चीज़ें मटेरियल तो है, मटेरियल है तभी तो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तीनों में मटेरियल तो होगा ही होगा, ठीक है। क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं सर, क्वालिफाइड ओपिनियन की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड में हम कह रहे हैं सर मटेरियल तो है, ठीक है। एविडेंस के बारे में अगर बात करें सर, एविडेंस के बारे में बात करें, ठीक है, एविडेंस हो सकता है मिले या सकता है ना मिले, ठीक है, लेकिन मटेरियल है और परवेसिव जो है परवेसिव नहीं है, किसी भी केस में परवेसिव नहीं है, तो हम क्या दे देंगे सर, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल तो होना ही चाहिए, एविडेंस मिले या फिर नहीं क्वालिफाइड के अंदर जरूरी नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन तब देते हैं जब हमें एविडेंस मिलता है, नहीं मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो परवेसिव नहीं होना चाहिए, परवेसिव हुआ तो बड़ा वाला ओपिनियन देना पड़ता है, ये छोटा वाला ओपिनियन है, क्वालिफाइड छोटा वाला ओपिनियन। अगर परवेसिव है तो यहाँ पे आपके पास में चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। अगर परवेसिव चीज़ है तो आइए नेक्स्ट ओपिनियन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ओपिनियन है एडवर्स, कहता है कि आपको एविडेंस ऑब्टेन हुए, यहाँ पे कंपलसरी एविडेंस ऑब्टेन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ओपिनियन है। कहता है कि भाई चीज़ें तो मटेरियल है ही है, ये तो पता ही है, मटेरियल है तभी तो हम मॉडिफिकेशन में आए हैं,
तो चीज़ें तो मटेरियल होनी है, लेकिन वो परवेसिव भी है, ठीक है। मतलब कि ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट देखने को मिली है जो परवेसिव है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो हमने दूसरा पढ़ा सर एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना तो ही हेल्पफुल होगा, और फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मटेरियल तो होगा ही होगा, तभी तो हम यहाँ पे आए। मटेरियल तो तीनों केस में होगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो, डिस्क्लेमर हो, मटेरियल तो है ही है, ठीक है। एविडेंस के बारे में यहाँ पे ध्यान रहे सर, एविडेंस कंपलसरी मिलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे परवेसिव की बात होती है, ठीक है। तीनों करेक्ट, मटेरियल भी है, एविडेंस मिला है, कंपलसरी मिलना चाहिए, और परवेसिव भी होना चाहिए, तो ही एडवांस ओपिनियन आप दे पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास में लास्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं, आइए। डिस्क्लेमर में कहता है कि सबसे पहला तो इसका डिस्क्लेमर का सबसे पहला जानने का मतलब होता है कि सर डिस्क्लेमर ओपिनियन देख लेना, इसका मतलब ही पता चल जाता है कि सर ऑडिटर को जो है एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए, तभी वो डिस्क्लेमर देता है। जब भी हमें कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं होते तभी हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं। और अनेबल है, लेकिन ऑडिटर को पता है कि सर ये मटेरियल तो है ही है, ठीक है, मटेरियल तो ऑब्वियसली होगा तभी तो हम यहाँ पे आए। तो मटेरियल तो है ही है, प्लस परवेसिव भी है, लेकिन इससे रिलेटेड एविडेंस हमें ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं सर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देते हैं। इसका मतलब देखिए डिस्क्लेमर में क्या होता है सर, मटेरियल तो ऑब्वियसली है ही, तभी तो हम यहाँ पे आए, ठीक है। एविडेंस नहीं मिलता, इसमें एविडेंस नहीं मिलता तभी डिस्क्लेमर आता है, ठीक है। एविडेंस मिल गया तो हमें एडवर्स या फिर क्वालिफाइड में जाते हैं, एविडेंस नहीं मिलता तभी डिस्क्लेमर में आते हैं। और परवेसिव तो है ही है, हमें पता है, लेकिन हम इससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो हम क्या दे देते हैं सर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देते हैं। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ठीक है। तो ये तीनों का मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे लिख लीजिएगा, एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर से एक बार रिवीजन करवा दूं, क्योंकि ये अगर आपका हो गया ये पूरे का पूरा पार्ट, तो ऑलमोस्ट आपका पूरे का पूरा ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके पास में कहता है कि सर अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो चीज़ें मटेरियल तो होना तीनों में जरूर है, मटेरियल है तभी तो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन में आ रहे हैं। इसका हेडिंग क्या है सर, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है। मॉडिफिकेशन तब करते हैं जब हमारे पास में चीज़ें मटेरियल होती है और उसमें कुछ कमियाँ देखने को मिलती है, तो हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड में हम कब देते हैं, जब हमारे पास में चीज़ें मटेरियल है, एविडेंस मिलता है या फिर नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफाइड में एविडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो परवेसिव नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। जब भी चीज़ परवेसिव नहीं होती, ठीक है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो परवेसिव है और इस चीज़ का एविडेंस आपको मिल जाता है तो एडवर्स देंगे। लेकिन वो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव है, लेकिन इसका एविडेंस नहीं मिला तो डिस्क्लेमर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है क्लियर। ये सारी चीज़ें आपके पास में कवर अप हो जाती है, ये चीज़ में मैंने कवर करवा दी है आपके पास में। इसके बाद आप आ जाइए ये वाले पॉइंट पे, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, यहाँ पे कुछ रीड करने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाइए 5.5 पॉइंट पे, ठीक है। 5.5 हम चार्ट से रीड करेंगे, जो चार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। कहता है कि सर अगर हम ऑब्टेन करने में इनएबल रहेंगे, ठीक है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, इसका कारण ये रहा कि सर मैनेजमेंट ने कुछ हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंट हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और इसके कारण हम यहाँ पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो देखिए कहा गया है कि एज एन ऑडिटर आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करिए मैनेजमेंट को कि वो जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई उसे रिमूव करें। सबसे पहले तो शांति से अच्छे से बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है एकदम आराम से उसे निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट रिमूव कर देता है तो फिर तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे और देख लेंगे, वो एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो रिमूव करने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि हम तो इसे रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले तो कम्युनिकेट करेंगे TCWG से, ठीक है। और हमारा ओपिनियन जो है हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन मॉडिफाइड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एविडेंस ये ऑब्टेन करने के लिए हमें काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो ओपिनियन को तो हमें मॉडिफाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन TCWG सबसे पहले क्या करेंगे सर, TCWG से हम जो है कम्युनिकेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर भी परफॉर्म अगर कर पाते हैं तो करेंगे। लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी अगर ओपिनियन जो है वो हमारा मॉडिफाइड करना पड़ा, मतलब कि अगर हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी कोई एविडेंस नहीं मिला, ऑब्टेन नहीं हुआ, तो हम अपना ओपिनियन जो है क्या करेंगे सर, ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे। अब सर यहाँ पे देखना कि सर क्या हुआ है, केस क्या बना है सर, केस ये बना है कि मैनेजमेंट ने हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने नहीं दिया, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने दिया, इसकी वजह से हमें एविडेंस जो है नहीं मिल पाए। एविडेंस नहीं मिल पाते तो कौन कौन सा ओपिनियन बेटर होता है बताइए। क्वालिफाइड कहता है कि सर मटेरियल होना चाहिए, चीज़ें मटेरियल तो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर परवेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एविडेंस ऑब्टेन हुए या फिर नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें इस केस की बात करें तो सर मैनेजमेंट ने हमें काम नहीं करने दिया, इसकी वजह से एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए,
ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सर मटेरियल चीज़ है, तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा ही तभी मैनेजमेंट हमें काम नहीं करने दे रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ओपिनियन तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ओपिनियन तो हम मॉडिफाई करेंगे ही करेंगे। बस यहाँ पे ये चेक कर लेना कि कौन कौन से ओपिनियन हम दे सकते हैं। तो क्या क्वालिफाइड दे सकते हैं, ऑब्वियसली यस, क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिला, और क्वालिफाइड कहता है कि एविडेंस तो इररेलेवेंट है, मिले या फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वो परवेसिव नहीं होना चाहिए, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। दूसरा कहता है एडवर्स, कहता है कि ये तो तीनों चीज़ें मांग रहा है, एविडेंस भी होना चाहिए। क्या हमारे पास एविडेंस है, आंसर इज नो, मैनेजमेंट ने काम ही नहीं करने दिया, तो हमारे पास में ये चीज़ हम नहीं दे पाएंगे, एडवर्स ओपिनियन तो नहीं दे पाएंगे इस केस के अंदर। तीसरा डिस्क्लेमर होता है, कहता है कि मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल तो है ही तभी मैनेजमेंट हमें काम नहीं करने दे रहा है, तो मटेरियल तो है ही। एविडेंस नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। और परवेसिव है, हो सकता है और हो सकता है नहीं भी हो, तो डिस्क्लेमर दे सकते हैं। और क्वालिफाइड, ठीक है, परवेसिव हो सकता है ना हो, या ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा, ऑडिटर हम चेक करेगा कि क्या वो चीज़ें परवेसिव हो सकती है, परवेसिव हो सकती है तो हम कौन सा देंगे सर, डिस्क्लेमर दे देंगे, क्योंकि एविडेंस तो ऑब्टेन हुआ नहीं। अगर परवेसिव नहीं है, एविडेंस तो ऑब्टेन हुआ नहीं है, लेकिन हम क्वालिफाइड दे देंगे तो फिर ठीक है। तो देखिए क्या कहता है सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बावजूद हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ, तो हम दो ओपिनियन दे सकते हैं, या तो हम क्वालिफाइड दे देंगे या हम डिस्क्लेमर दे देंगे। क्वालिफाइड कब देंगे, जो वो परवेसिव नहीं है, क्योंकि एविडेंस तो ऑब्टेन हुआ नहीं, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उसकी इफेक्ट परवेसिव है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो क्वालिफाइड दे दो, अगर परवेसिव इफेक्ट है, आपको लग रहा है परवेसिव इफेक्ट है, ठीक है, तो हम डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे और काम खत्म, ठीक है। लेकिन इस बीच ध्यान रहे, डिस्क्लेमर ओपिनियन जब देने का होता है ना, तो यहाँ पे ऑडिटर सबसे पहले ये देखता है कि हमें डिस्क्लेमर ओपिनियन किस तरीके से ना देना पड़े। इसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कोई भी ऑडिटर जो है डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि क्या बताए कि हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिले, ठीक है। इससे अच्छा तो हम विड्रॉ ही कर लेते हैं अपना जो एंगेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि क्या आपके पास में ऑप्शन है विड्रॉ करने का, अगर है तो विड्रॉ ही कर लेना, फिर कोई ओपिनियन ही नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं देता है तो फिर डिस्क्लेमर दे देना, ठीक है। जनरली यही होता है, डिस्क्लेमर जब भी ओपिनियन का बारी आता है तो हम क्या करते हैं एज एन ऑडिटर, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या विड्रॉल का ऑप्शन है, अगर है तो फिर तो हम विड्रॉ ही कर लेंगे, ठीक है, तो काम ही खत्म हो जाएगा, वरना फिर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फर्म कंटेंट, हाँ ये वाली बात, ये जो मैंने कहा था कि सर जो हमने पढ़ा था ओपिनियन पैराग्राफ में, ओपिनियन वाले में दो पैराग्राफ होते हैं, सबसे पहले एंटिटी से रिलेटेड बातें और फिर अपना ओपिनियन बताते हैं। वहाँ पे अनमॉडिफाइड के बारे में भी बात करी गई थी, ठीक है। मैंने कहा था कि सर ये मॉडिफाइड के बारे में भी यहाँ पे आता है, लेकिन बाद में बताया गया है। तो ये लीजिए, आपका बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, ये बॉक्स, अगर आपकी चीज़ें मॉडिफाइड है, ठीक है, तो मॉडिफाइड से रिलेटेड यहाँ पे दिखाया गया है। कहता है कि क्वालिफाइड में हम क्या लिखेंगे ओपिनियन में, तो हम क्वालिफाइड जब देना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखेंगे कि सर जो हमारे पास में चीज़ें हैं वो मटेरियल तो है, ठीक है, मटेरियली मिसस्टेटमेंट तो है, मटेरियली मिसस्टेटमेंट तो है, तभी तो हम मॉडिफाइड में आए हैं। मॉडिफाइड में हम क्वालिफाइड दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर चीज़ें जो है वो आपकी फेयर प्रेजेंटेशन तो रखती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परवेसिव नहीं होने का मतलब है कि वैसे तो सारी चीज़ें सही है, कुछ एक छोटी मोटी मैटर जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन है और कंप्लाइंस भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन में हम कहते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लाइंस भी हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में ही होता है, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है चीज़ें परवेसिव है एंड मिसस्टेटेड है, ठीक है, चीज़ें परवेसिव है, मिसस्टेटेड है और इस बारे में आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर भी लिया है, ठीक है। तो ये आपका है, आपका एडवर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि सर फेयर प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है, नॉट प्रेजेंट फेयरली, इसमें प्रेजेंट फेयरली आपको नहीं देखने को मिला। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो हमने कहा था कि सर प्रेजेंटेशन बराबर है, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि छोटी मोटी गलतियाँ, वैसे तो सारे की सारी प्रेजेंटेशन फेयर है, ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से ही प्रिपेयर करा गया। लेकिन जब एडवर्स की बात करते हैं तो सर परवेसिव इफेक्ट है इसमें, परवेसिवली मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बड़ी वाली गलतियाँ है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ठीक है, और कंप्लाइंस भी नहीं किया गया, ये भी हम बताएंगे, क्योंकि परवेसिव इफेक्ट यहाँ पे है, एडवर्स का मतलब बड़ा वाला ओपिनियन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, ये दिखाएंगे। डिस्क्लेमर ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन में ऐसा कुछ होता है कि आपके पास में जब भी आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें एविडेंस तो ऑब्टेन हुए नहीं है, तो एक्सप्रेस क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही बता देंगे कि हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यही हम स्टेट बता देंगे, ठीक है, कि हम ओपिनियन एक्सप्रेस तो तब करते जब हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता, लेकिन ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन हुआ ही नहीं, ये हम बता देंगे अपने रिपोर्ट के अंदर कि हम यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप जो है प्रॉपर्ली दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि इसके कारण, डिस्क्लेमर ओपिनियन देने के कारण हम यहाँ पे रीज़न ये रहा कि सर ऑडिट एविडेंस जो है वो प्रॉपर्ली हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। फिर जो भी रीज़न होता है वो भी हमें दिखाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें दिखेंगे, ठीक है। इतना ऐसा ही आपके पास में ओपिनियन पैराग्राफ में होता है। तो ओपिनियन पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ पे पूरे का पूरा वापस से एक बार एक्सप्लेन करूँ तो सर ओपिनियन पैराग्राफ होता है, ठीक है। पहला पैराग्राफ में आपको ओपिनियन के अंदर दो पैराग्राफ लिखने होते हैं,
सबसे पहले तो एंटिटी के बारे में ही बताएंगे पहले पैराग्राफ में, ठीक है, कि एंटिटी का नाम ये है, इनका ऑडिट हमने कर लिया है, डेट वगैरह बता देंगे, काम खत्म करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप अपना ओपिनियन का हेडिंग देंगे, मतलब कि आप जो है यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे, ये हेडिंग देंगे और इसके बारे में लिखेंगे। अनमॉडिफाइड के बारे में हम ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है फेयर है, ठीक है, ट्रू एंड प्रेजेंट व्यू है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पॉइंट। मॉडिफाइड में 3 चीज़ें हैं, एक हो सकता है कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हम, हो सकता है बड़ा वाला बड़ी बड़ी गलतियाँ तो एडवर्स ओपिनियन दे रहे, ठीक है, बड़ी बड़ी गलतियाँ है लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला तो हम देंगे डिस्क्लेमर, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अगर क्वालिफाइड है तो यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि सर मिस स्टेटमेंट तो है, तभी तो क्वालिफाइड दे रहे हैं, मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो सही है और कंप्लाइंस भी कर लिया है रूल का, ये हम बता देंगे। एडवर्स का मतलब है कि मिस स्टेटमेंट तो है सर, साथ में परवेसिव भी है, परवेसिव है मतलब कि सर प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है और कंप्लाइंस भी नहीं किया है, नॉट, ठीक है, नॉट प्रेजेंट प्रॉपर्ली एज पर आपके पास में एप्लीकेबल एफआरएफ और कंप्लाइंस भी नहीं किया है। और डिस्क्लेमर में तो क्या ही बताए सर, एविडेंस ही नहीं मिला है, ठीक है, तो एविडेंस ही नहीं मिला है तो हम बता देंगे सर अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में खत्म। ओके, चलिए इसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन में आपको दिखाना पड़ता है कि सर कौन कौन सा बेस रहा आपके पास में और क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे इस चीज़ को लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। पैराग्राफ में मैंने मार्किंग करने की कोशिश करी लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, इतना आपको याद करना है, मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा आपके पास में। तो कहता है बेसिस फॉर ओपिनियन में आपको क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट में ओपिनियन की बात करी, ये पॉइंट में हमने ओपिनियन की बात करी जिसकी शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दी, ये आपको ओपिनियन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन की, जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ जो है वो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, टाइटल से लेके लास्ट तक। तो सबसे पहले हम ओपिनियन का लिखते हैं, उसके बाद हम बेसिस फॉर ओपिनियन पे चीज़ें लिखते हैं। और मैंने अभी अभी आपको अपना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बताई कि सर अपना जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2, जहाँ पे स्टूडेंट का कहना था कि सर बेसिस फॉर ओपिनियन लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन लिखना पड़ेगा चाहे कोई भी आपका ओपिनियन हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बेसिस फॉर ओपिनियन का हेडिंग देंगे, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन, काम खत्म, बेसिस फॉर ओपिनियन और सबसे पहला आपका काम खत्म। ये सेंटेंस आपको लिखना है, ये तो मैंने शॉर्ट में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि सर हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है सारी चीज़ें कि हम हेडिंग लिखेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन एज पर आपके पास में ऐसे 700, ठीक है। और इसके बाद बताएंगे कि सर कौन सा ओपिनियन है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ओके, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले तो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो सिंपली हमें जो भी चीज़ें बताई गई है सारी ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हम ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता देंगे कि सारी चीज़ें ट्रू एंड फेयर है एज पर आपके पास में जो रूल्स एंड रेगुलेशन एफआरएफ के हिसाब से ही सारा काम हुआ है। दिक्कत कब आती है, दिक्कत जब आती है कि मॉडिफिकेशन किया जाता है ओपिनियन का और उसके लिए बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ जो है वो इंटेंडेड यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो पढ़ने आते हैं कि सर क्या क्या बेसिस रहे, क्या क्या दिक्कतें आई। तो सबसे पहले तो हेडिंग देंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, जब भी पूछा जाए कि सर बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या चीज़ें आएंगी तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि हेडिंग लिखेंगे हम एज पर 700, आपके पास में ऐसे 700 कि बेसिस फॉर ओपिनियन ये हेडिंग रहेगा। और बेसिस फॉर ओपिनियन कौन सा सर, क्वालिफाइड है, ठीक है, डिस्क्लेमर है, एडवर्स है, ये चीज़ लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर आपको मिली है तो उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए और क्वालिफिकेशन दीजिए। पॉइंट सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखिए अगर ये पैराग्राफ में ये सारे के सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इतना याद रखें, मोर देन सफिशिएंट। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन मतलब कि अमाउंट उसका किस नेचर का, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अमाउंट वगैरह दिखाना, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन आपको बताना है। लेकिन ये कौन से केस में होगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइड ओपिनियन जब हम दे रहे हैं या फिर एडवर्स ओपिनियन दे रहे तभी होगा, डिस्क्लेमर में नहीं होगा। डिस्क्लेमर में इसलिए नहीं होता क्योंकि एविडेंस तो हम ऑब्टेन कर नहीं पाए, ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन हुए नहीं है तो सीधी सी बात है उस चीज़ का अमाउंट वगैरह तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह है, ठीक है, अमाउंट वगैरह तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो दो ही ओपिनियन हो सकते हैं, या तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स में हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस आप लिख के आएंगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अगर आपको मिली है तो उसका डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन दीजिए। लेकिन ये केस कब होगा, जब क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं या फिर आपके पास में एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ का रीज़न भी देना पड़ेगा आपको, रीज़न भी आप देंगे कि रीज़न क्यों आप जो है ये ओपिनियन दे रहे हैं, इस चीज़ का रीज़न भी दीजिए, ठीक है, कि ये चीज़ आपको मिले इसके कारण आप जो है ये ओपिनियन आप दे रहे हैं, इसका बेस आप पूरे का पूरा रीज़न में लिखिए। चौथा कहता है कि कोई एविडेंस आपको नहीं मिला, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना पड़ेगा प्लस इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिला, इसका कोई खास कारण, ठीक है, रीज़न और डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या क्या चीज़ें हुई और किस कारण से आप जो है एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, ये आपको लिखना है। ये केस कब होता है, जब आपके पास में डिस्क्लेमर मेनली आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। क्वालिफाइड में भी आपका एक ऑप्शन बन सकता है कि जहाँ पे आपको एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, तो क्वालिफाइड भी हो सकता है आपके पास में, और ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। ये 4 पॉइंट लिखे आएंगे, काम खत्म आपके पास में, ठीक है, ये बेसिस फॉर ओपिनियन का काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि सर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन ऑडिटर्स डिस्क्लेम करता है अपना ओपिनियन। जब अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करता है, तो मैंने अभी अभी कहा सर डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है, ठीक है, मैंने अभी अभी कहा कि सर आप क्या करेंगे सर, डिस्क्लेमर होता है तो या तो रीज़न भी दीजिए और साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कहता है कि सबसे पहले तो देखिए वही चीज़ जो हम आगे भी पढ़े हैं सर, यही चीज़ आपको भी यहाँ पे लिखनी है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबसे पहले लिखेंगे कि हमारी हमारी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमने इसे कंडक्ट भी किया ऑडिट को हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कहता है कि बिकॉज ऑफ हमारा जो डिस्क्लेमर ओपिनियन रहा, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे बेस में कि हम यहाँ पे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन नहीं कर पाए, इसके कारण ही तो हम ये डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि हमने जो भी काम किया है इंडिपेंडेंट रह के किया है, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने ध्यान में रखा है, जो भी हमें ऐसे 700 ने बोला है, ठीक है, ऐसे 700 ने जो भी कहा है उस तरीके से ही काम किया है, लेकिन हमें कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पाया, इसलिए हम डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं। बाकी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से तो हमने ऑडिट को कंडक्ट किया था। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ठीक है। ये केवल और केवल डिस्क्लेमर में आएगा, जब डिस्क्लेमर आएगा तभी ये सेकंड पॉइंट आएगा, इसके अलावा सेकंड पॉइंट नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो हमेशा आएंगे, कोई भी आप ओपिनियन दे रहे हैं कि हमने ऑडिट को कंडक्ट किया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमारी बनती है कि ऑडिट को हम एप्लीकेबल एसएस के हिसाब से जो है हमारे एफआरएफ के हिसाब से हम चेक करें और ऑडिट को कंडक्ट करें आपके पास में एक्सेप्टेबल जो अकॉर्डेंस विद आपका ऐसे है, ठीक है, उस तरीके से ही हमने ऑडिट को कंडक्ट किया था। और दूसरा 700 की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे हमने पालन किया और हम इंडिपेंडेंट रहे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने फॉलो करी है। दूसरा पॉइंट तभी आएगा जब आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं, वरना तो फिर आपके पास में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं तभी मेनली चीज़ आपको देखने में मिलेगी। क्वालिफाइड में भी एक चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेनली डिस्क्लेमर में देखने को मिलता है, क्वालिफाइड में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्वालिफाइड में आपके पास में परवेसिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। लेकिन डिस्क्लेमर में चीज़ें परवेसिव है और ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो बेसिकली पॉइंट रिलेट करता है, जो मेनली कहूँ तो डिस्क्लेमर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप एडवर्स दे रहे हैं तो ये पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्स में आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाते हैं। तो अगर वो हो जाते हैं तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे, ठीक है। और क्या हमारा रीज़न रहा वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ये पॉइंट बस बी पॉइंट बदलता है, बाकी ए और सी पॉइंट हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर लेंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, एक होता है की ऑडिट मैटर, ठीक है। की ऑडिट मैटर हम ऐसे पढ़ेंगे अभी आपके पास में, तो ऐसे पढ़ेंगे जो की ऑडिट मैटर, जहाँ पे हम लिखते हैं कि सर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं की ऑडिट मैटर के अंदर। लेकिन ध्यान रहे सर, ओपिनियन जो भी दे रहे हैं आप, डिस्क्लेमर दे रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, ये की ऑडिट मैटर का पार्ट नहीं बनेगा। की ऑडिट मैटर एक अलग पार्ट है, ठीक है, और ओपिनियन देना एक अलग पार्ट है। ओपिनियन देने का मतलब ये नहीं कि की ऑडिट मैटर में दे देंगे, काम बता देंगे और काम खत्म। ओपिनियन आपका सेपरेट होना चाहिए। की ऑडिट मैटर में तो आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, लेकिन की ऑडिट मैटर को आपको आधार नहीं बनाना है, ठीक है, ओपिनियन के लिए। ओपिनियन आपका एक सेपरेट चीज़ होनी चाहिए की ऑडिट मैटर से। की ऑडिट मैटर का और ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू करेंगे, ओपिनियन आप देंगे, ये की ऑडिट मैटर से कोई इंक्लूड नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना क्या होता है कि की ऑडिट मैटर में कुछ चीज़ें बता देते हैं और उसके हिसाब से ओपिनियन देते नहीं है, और फिर बाद में ऑडिटर ये बोलेगा कि की ऑडिट मैटर में तो मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं चलेगा। जो आपके पास में सामने केसेस बने हैं उस तरीके से आपको कंपलसरी ओपिनियन इस तरीके से ही देना है। की ऑडिट मैटर एक अलग चीज़ है, वो पढ़ेंगे। लेकिन ओपिनियन जो है कभी भी की ऑडिट मैटर के बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप ये कह दें कि ऑडिट मैटर में तो बताया था, फिर हमारी क्या गलती है। आंसर इज़ नो, ये दोनों लिंक नहीं कर सकते। ओपिनियन आपको जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से ही देना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रह के आपको अपना ओपिनियन दे देना है। की ऑडिट मैटर एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों को लिंक नहीं करेंगे, ये लिखा गया। और कम्युनिकेशन जो भी करना लायक है TCWG से वो कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपका नया ऐसे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऐसे आपके पास में 706 आपका ऐसे जो कि EOM और OM की बात करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। कारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए आ जाइए, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना 706। चलिए आइए यहाँ पे अब 700 आपका 1 706 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। चलिए
तो आपके पास में 706 ऐसे 706 का नाम है, पूरे का पूरा ये नाम ही है, ठीक है, एज इट इज़ याद रखेंगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EOM जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, EOM एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एंड कहता है कि अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में OM कहते हैं, इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? सबसे पहले नाम क्लियर है, ठीक है। ऐसे 706 पूछा जाए तो EOM, ठीक है, एंड OM इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये नाम आपके पास में, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली EOM का मतलब होता है, EOM पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें वो मैटर्स बताई जाती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो मैटर्स जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हम इस पैराग्राफ में करते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं सर EOM पैराग्राफ। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसमें मेन पॉइंट ये था कि इसमें जो मैटर्स होती है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैटर्स है उसके ही बारे में हम और ज़्यादा डिटेल इस पैराग्राफ में बोलते हैं एज एन ऑडिटर। इसका कारण ये होता है कि EOM और OM पैराग्राफ इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये EOM पैराग्राफ इसलिए है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बहुत सारी होगी, लेकिन यूज़र्स ऑफ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी इंटेंडेड यूज़र्स हैं, उनको उनमें से कौन कौन सी चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा डिटेल में समझना है, वो चीज़ अगर अलग से लिख दी जाए तो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, बेनिफिशियल रहता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ्स बनाए गए जिसमें आप स्पेसिफिक आइटम लिखेंगे, जिसमें से एक पैराग्राफ का नाम है EOM पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मतलब है, फिर से एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए जानना ज़रूरी है, वो चीज़ अगर यहाँ पे लिखी जाए तो उस पैराग्राफ को कहा जाता है सर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या ये चीज़ क्लियर है? और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सर ऐसा ड्रॉ किया जाता है अटेंशन जो यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होती है और जो चीज़ ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आपका उसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल इसमें बता दिया जाता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। क्या ये चीज़ क्लियर? अब दूसरे पैराग्राफ का नाम है अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। बट क्या है सर? बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इन्फॉर्मेशन है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अगर लिखी जाए एक पैराग्राफ में तो उसे हम कहते हैं सर OM पैराग्राफ। तो यहाँ पे बाजू में लिख देंगे सर कि ये किसके लिए सर? अदर मैटर पैराग्राफ के लिए ये पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि ये EOM के लिए है आपके पास में। क्या ये चीज़ क्लियर है? EOM का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, ओके, प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक पैराग्राफ में लिख दे तो वो है सर हमारा क्या सर? EOM, ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एंड वो चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम लिख देते हैं एक पैराग्राफ में, जिसे हम कहते हैं कि सर आपके पास में क्या है सर? वो OM पैराग्राफ है, अदर मैटर पैराग्राफ। अब इसमें कौन सी चीज़ लिखी जाती है? तो OM मैटर पैराग्राफ में स्पेसिफिकली बताया गया है कि सर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें मेनली हो सकती है। एक ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, राइट? तो ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्लस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और ऑडिटर के रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, ये तीन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ को हम एक पैराग्राफ में लिखते हैं जिसका नाम रहता है OM पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। क्या ये चीज़ क्लियर? तो ये तीन जो नाम है वो एज इट इज़ याद रखेंगे सर, कि ऐसी चीज़ें जो ऑडिट से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें जो आपके पास में ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो ऑडिट से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें जो आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, और ऐसी चीज़ें जो ऑडिटर के रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो वो चीज़ आपके पास में क्या बन जाएगी सर? वो चीज़ आपके पास में अदर मैटर पैराग्राफ का स्टेटमेंट बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताई गई है। देखिए EOM का मतलब क्या है सर? EOM मतलब कि ऐसा पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है, जिस पैराग्राफ में एक मिनट, जिस पैराग्राफ में ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब कि ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर ये पैराग्राफ होता है, तो जो पैराग्राफ ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है वो रिफर करता है ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूज़र्स के लिए वो जानना ज़रूरी है। इसलिए हम एक पैराग्राफ बनाते हैं जिस पैराग्राफ का नाम है सर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। वहीं पे अगर अदर मैटर पैराग्राफ की बात करें तो सर ये वो पैराग्राफ है जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। ऑलरेडी हम वो 13 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। 13 पॉइंट्स में अगर आपको याद होता EOM आया था,
इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ होता है ओएम का, ठीक है। दोनों पैराग्राफ एक सेपरेट पैराग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है। ओएम पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है ऑडिट रिपोर्ट का जिसमें हम ये बताते हैं कि वो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो डिस्क्लोज नहीं है, ना ही प्रेजेंट है, ठीक है। अदर देन वर्ड लिखा है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यूजर्स के जजमेंट के लिए, यूजर के इंपॉर्टेंस के लिए वो जानना जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ रिलेट करती है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होती है, ऑडिट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर इनके रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है जो जानना जरूरी होता है। इसलिए हम एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसका नाम देते हैं अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें ये 3 चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती है, ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ईओएम के बारे में बात करता है सबसे पहले, तो वही सबसे पहले तो बात कर दी कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें है प्रेजेंट है वही हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से वापस से पैराग्राफ में लिखते हैं, वो ईओएम। लेकिन ध्यान रहे सर, ईओएम में वो चीज़ नहीं लिखेंगे जो चीज़ यहाँ पे 2 पॉइंट में गिवन है, मतलब कि ये 2 पॉइंट कभी भी ईओएम में इंक्लूड नहीं होंगे। एक आपका जो ऐसे 705 जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ऐसे अभी हमने कंप्लीट किया, ये ऐसे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि सर ऐसे 705 के हिसाब से हम यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहे हैं इसकी वजह से हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं या फिर और कुछ वगैरह वगैरह। मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल वही दिया था, वहाँ पे भी वही लिखा था कि सर की मैटर पैराग्राफ में या फिर यहाँ पे आप ईओएम में वगैरह में चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है। की मैटर पैराग्राफ का बात हम अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ईओएम में भी आप 705 की चीज़ों का रेफरेंस यहाँ पे नहीं ले सकते, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि सर ईओएम में हमने ये चीज़ बता दी थी तो सर हम इससे रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशन अपने ओपिनियन में नहीं कर रहे। आंसर इज ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपिनियन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं और बताया था इसकी वजह से हमने ओपिनियन मॉडिफिकेशन नहीं किया, वहाँ पे आपको ओपिनियन अगर मॉडिफिकेशन करना बनता है कंपलसरी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने इस चीज़ को अपने ओपिनियन 705 ऐसे के साथ लिंक कर दिया, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर? तो सबसे पहले तो जो 705 का रेफरेंस है वो यहाँ पे नहीं देंगे, और दूसरी बात की ऑडिट मैटर का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे नहीं देंगे। की ऑडिट मैटर एक अलग चीज़ है, ईओएम एक अलग चीज़ है, ठीक है। की ऑडिट मैटर का हम अभी पढ़ेंगे, 701 आपका इसका ऐसे बनता है, 701 पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ है इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ईओएम के लिए ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ कि एक सेपरेट हेडिंग रहता है जिसका नाम होता है ईओएम, मतलब कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है, और जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड जो चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे सर, ये चीज़ ऑडिटर के ओपिनियन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, मतलब कि ये ऑडिटर का ओपिनियन और ईओएम दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है। इससे रिलेटेड ईओएम के कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल जरूर रीड करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल की बात करूं तो सर कहता है कि कोई अनसर्टेनिटी आ गई है रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें कोई अनसर्टिनिटी देखने को मिली है, कोई केस वगैरह चल रहा था, ठीक है। तो हम याद हो तो आप यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी इफेक्ट देते हैं, नोट्स टू अकाउंट वगैरह वगैरह चीज़ें में। अकाउंट तो खैर आपका ही बेहतर है तो आपको तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी वगैरह चीज़ें आप लिखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे भी लिखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अनसर्टिनिटी आ चुकी है, मतलब कि अब तो जानना इंपॉर्टेंट है हमारे यूजर्स के लिए, तो हम एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसे हम कहेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लेकिन यूजर्स को स्पेसिफिकली जानना जरूरी होता है, इसलिए पैराग्राफ बनाए, उसमें बताया ये चीज़ हमने, ठीक है। ऐसे ही 2-3 एग्जांपल है, जरूर पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और पढ़वा देता हूँ, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट है जो कि अकर हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका क्या है, हो गया 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद बनी है लेकिन ऑडिटर के रिपोर्ट के पहले बनी है। अगर आपको याद हो तो सर ऐसा कुछ होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन करने के लिए कहते हैं किसको, सर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को भी रिवाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अभी डेट बाकी है। पहले ही हमें सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चल गया, वहाँ पे 3 केस से हमने पढ़े थे, ठीक है, 3 केस थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? तो 2 मैंने यहाँ पे एग्जांपल करवाए, बाकी के 2 भी सिंपली रीड करना है, याद नहीं करना है, ठीक है, सिंपली रीड करना है। 2 याद कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके पास में। कभी कभार थियरी वगैरह में ज़्यादा कुछ पॉइंट लिखने हो तो एग्जांपल भी काम लगते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हैं, इसके भी आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो कहूँ कि कई बार तो एग्जाम्पल स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद कहता है कि सर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। मैंने कहा सर आपके पास में जो ऑडिटर ओपिनियन देता है
ठीक है, उससे रिलेटेड बातें ईओएम में नहीं होगी, ईओएम की बातें ऑडिटर के ओपिनियन में नहीं होगी, दोनों में कोई लिंकेज नहीं, अपनी अपनी बातें करिए। ठीक है, तो कहता है कि सर ईओएम जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा, मतलब कि लिंकेज नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ईओएम में बताया तो हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, और कोई मॉडिफिकेशन किया तो हमने ईओएम में नहीं बताया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोनों में अपने अपने तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट है अपना इंडिविजुअली काम करके उसे दिखाना होगा। ठीक है, तो कहता है कि सब्सटीट्यूट नहीं है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का, मतलब कि ऐसे 705 का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो आपको ओपिनियन देना है वो तो देना ही देना है, और यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना ही है, दोनों में कोई लिंकेज नहीं करेंगे आप। इसके बाद कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ के रिलेटेड जो मैनेजमेंट को कोई काम करना था लेकिन मैनेजमेंट ने किया नहीं, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर करना था लेकिन डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा कि सर ऑडिटर ने ईओएम में बता देगा, ठीक है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को अपना काम हमेशा खुद से करना है। ठीक है, ऑडिटर एक अपना काम अलग से करता है, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी भी उसका सब्सटीट्यूट ऑडिटर का काम नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सर गोइंग कंसर्न का जो भी आपको असेसमेंट करना है, फर्स्टली प्राइमरी असेसमेंट, वो मैनेजमेंट को ही करना होता है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता कि भाई ऑडिटर ने काम कर दिया तो हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न, लो जी मैंने जो एग्जांपल दिया वो यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपके पास में बन गए। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का सब्सटीट्यूट कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा, जो भी आपको यहाँ पे काम करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अगर नहीं हुआ तो उसका डिस्क्लोजर करना होता है, वो आपने नहीं किया तो इसका सब्सटीट्यूट नहीं, आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ गोइंग कंसर्न। ठीक है, काम खत्म। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट ऑडिटर के रिपोर्ट के हिसाब से या फिर ऑडिटर की लाइबिलिटी के हिसाब से या फिर ऑडिट से रिलेटेड वो बातें हैं तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन कहता है प्रोवाइडेड, अगर लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट किया है तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, अगर नहीं किया है तो ही यहाँ पे और अदर मैटर पैराग्राफ में वो चीज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मैटर्स है जो आप यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ में दिखाना चाहते हो, लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने आपको मना किया है तो फिर नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, इसलिए कहा है कि प्रोवाइडेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, अगर लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट नहीं किया है तो ही दिखा सकते हैं। नॉट प्रोहिबिटेड, इसको भी हाईलाइट करना साथ में, वरना ये भूल जाओगे। ठीक है, नॉट प्रोहिबिटेड, ये नॉट प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय आपके पास में लॉ और रेगुलेशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, की ऑडिट मैटर्स भी यहाँ पे आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, की ऑडिट मैटर के लिए हमारे पास में सेपरेट पैराग्राफ है, सेपरेट पॉइंट है, तो वहीं पे दिखाइए, यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेपरेट सेक्शन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर। अदर मैटर पैराग्राफ से आपका सेपरेट ये पैराग्राफ रहता है, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं। कौन कौन सी सर? 3 चीज़ें बता सकते हैं। एक ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, एक ऑडिट के बारे में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की। ठीक है, 3 चीज़ें बता सकते हैं, काम खत्म। और जो भी ज़रूरत पड़े कम्युनिकेशन जरूर कर लेना TCWG के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आ गया जिसका आपको इंतजार था, ऐसे 701 जो कि की ऑडिट मैटर से रिलेटेड बात करता है। कहता है कम्युनिकेट करिए की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसके लिए सेपरेट सेक्शन होता है, सेपरेट पॉइंट होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। वो 13 पॉइंट पढ़े, उसमें एक पॉइंट था की ऑडिट मैटर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर ये पूरे का पूरा ऐसे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आ गया आपका ऐसे 701 की ऑडिट मैटर। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए की ऑडिट मैटर में कहता है कि सर की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर डेट इन ऑडिटर्स जो प्रोफेशनल जजमेंट है वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। की ऑडिट मैटर जो है वो आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब कि इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है सर, करंट पीरियड में आपको दिख रही है, वो सिग्निफिकेंट चीज़ें जिसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगता है ऑडिटर का, वो मैटर को हम कहाँ पे दिखाते हैं सर? की ऑडिट मैटर में। जैसे कि यहाँ पे आगे भी और कुछ कहा है, वहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि की ऑडिट मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ ऑडिटर की रिपोर्ट में ऐड कर दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू है, कम्युनिकेटिव वैल्यू है ऑडिटर की, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि की ऑडिट मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर जो है बेसिकली की ऑडिट मैटर क्या है, जहाँ पे ऑडिटर का स्पेसिफिकली प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, उससे रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मतलब एंटिटी के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यूजर्स क्या करते हैं इसे पढ़ने के लिए, तो मतलब कहते हैं ना सर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिकली खाए तो भागदौड़ मच जाती है। ठीक है, भागदौड़ यहाँ पे मच जाती है कि इनको पढ़ना ही है हमें। ठीक है, की ऑडिट मैटर, तो ये आपके पास में आ जाता है कि सर की ऑडिट मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है, जिससे रिलेटेड प्रोफेशनल जजमेंट लगता है ऑडिटर का, वो चीज़ें हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ऑडिटर आर टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। ऑडिटर सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें की ऑडिट मैटर है, हैविंग फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसे डिटरमाइन करना, कम्युनिकेट करेंगे
दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, ठीक है, कम्युनिकेट दोज मैटर्स बाय डिस्क्राइबिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कम्युनिकेट भी करते हैं अपने TCWG के साथ और फिर उसे ऑडिट रिपोर्ट में भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है कि जो की ऑडिट मैटर में आ जाए। तो देखिए 3 तरीके के पॉइंट है, अगर 3 तरीके के पॉइंट में कोई भी मैटर्स आ जाती है इसमें से किसी भी तरीके से, तो वो की ऑडिट मैटर मान लिया जाएगा, ठीक है। कौन सी सर? सबसे पहले कहता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, ऐसे 315 के हिसाब से 315 आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। कहता है कि सर आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड ये आपका ऐसे है, ठीक है, जहाँ पे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जानते हैं। तो अगर ऐसी कोई एरिया है, ऐसा कोई मैटर्स है जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चीज़ की ऑडिट मैटर में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट जहाँ पे लगता है, ऐसी कोई मैटर्स है जहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है, ऑडिटर्स की जजमेंट, जो कि एक सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इसमें होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें इवैल्यूएशन करने के लिए हमारा भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है। तो ऐसी कोई भी मैटर है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन डेट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, और भी ऐसी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसी चीज़ें जो हाई रिस्क है, ऐसी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट जजमेंट रखती है, और तीसरी ऐसी चीज़ें जो अदर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो ये 3 तरीके की चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी सर? की ऑडिट मेथड में आ जाएगी, ठीक है, की ऑडिट मैटर में आ जाएगी। अब देखिए कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर कहता है कि कैसे कम्युनिकेट करोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे हम, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट में तो कम्युनिकेट करना है, और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि TCWG के पास भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिखा था, लेकिन बाद में अभी पॉइंट आएगा वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो कम्युनिकेशन एज पर ऑडिट रिपोर्ट बात करते हैं, फिर TCWG की बात बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो सर बता देंगे कि सर हम 13 पॉइंट्स पढ़े हैं, उसमें से कहीं एक पॉइंट की ऑडिट मैटर का भी था। क्या सर पॉइंट नंबर लिखना है? आंसर इज नो, पॉइंट नंबर नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है कि सेपरेट सेक्शन है जिसका नाम है की ऑडिट मैटर, जहाँ पे ऐसी सिग्निफिकेंट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ें होती है, ठीक है, वो चीज़ हम लिखते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एंड इसे एड्रेस कैसे किया ये चीज़ भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट और इसे एड्रेस कैसे किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ये जो 4 चीज़ें हैं सिग्निफिकेंट है, मतलब कि समझिए पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही होगी, इसे एड्रेस कैसे किया ये भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ये की ऑडिट मैटर हो गया। इसके बाद आगे क्या कहता है सर? कहता है कि सर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो की ऑडिट मैटर की सब्सटीट्यूट नहीं है, नॉट सब्सटीट्यूट, नॉट, ठीक है। तो कहता है कि सर ये नॉट सब्सटीट्यूट इज नॉट सब्सटीट्यूट टू एप्लीकेबल FRF रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। ये हर एक पॉइंट में आएगा, चाहे आप जो है पढ़ रहे हैं हमारा EOM OM, ठीक है, या फिर की ऑडिट मैटर, सब्सटीट्यूट कभी भी नहीं बन पाएगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आप समझिए, ठीक है। इसलिए हर जगह ये देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट का जो रिक्वायर एप्लीकेबल FRF जो रिक्वायर है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे आप कहीं पर भी जा लो, ठीक है। ये तो आपको खुद को ही करना है और खुद को ही प्रिपेयर करना है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, नॉट सब्सटीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे ऐसा जरूरी हो तो नोट लिख देना, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है नोट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ लेते हैं कई बार कि ये सब्सटीट्यूट है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो एग्जाम में गलत गलत लिख के आ जाते हैं कि सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक सब्सटीट्यूट बनता है, कौन सा है? की ऑडिट मैटर, ऐसा लिख के आ जाते हैं, गलत है, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखा, ये पढ़ना भूलना नहीं, ठीक है। जरूरत पड़े तो यहाँ पे हर जगह नोट लिख देना जरूर, ठीक है। नॉट सब्सटीट्यूट, नॉट सब्सटीट्यूट, नॉट सब्सटीट्यूट, ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं है इन चीज़ों का। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन ओपिनियन, ये भी हर जगह आता है, ठीक है, चाहे वो OM हो या फिर की AM हो, ठीक है, की ऑडिट मैटर। तो कहता है कि इनका भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, चाहे ये बात करें, OM की बात करें, EM की बात करें, कोई भी मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट हो गया तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन में गलतियाँ करेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे सर? बायसनेस हो जाएंगे, हो सकता है, इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन तो आपका प्योर होना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, वरना फिर कल दिन ऑडिटर ऐसा भी बोलेगा कि सर मैंने की ऑडिट मैटर में दिखा दिया था तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे ध्यान में नहीं लिया, मैंने सर EOM में बता दिया था तो यहाँ पे मैंने ध्यान में नहीं लिया, ऐसा भी कर सकता है। इसलिए क्लियरली बता रखा है सर कि चाहे EOM की बात करो, OM की बात करो या फिर KAM की बात करो, की ऑडिट मैटर, ठीक है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आप मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं लेके चलेंगे। और कहता है एज पर 570 गोइंग कंसर्न, कहता है कि इसका भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट को पूरा करना पड़ेगा, और इसका इवैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, उसको भी ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या कहता है सर? कम्युनिकेट कर लेना TCWG के साथ। लीजिए ये पॉइंट भी आ गया, जो सबसे पहले मैंने बोल दिया था सबसे लास्ट में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ आपका वो सेक्शन भी आपका वो ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ऊपर, ऐसे 710 कहता है कि ऐसे 710 का नाम है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन डैश। कहता है कि 2 तरीके की हो सकती है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, सबसे पहली हो सकती है करस्पॉन्डिंग फिगर और दूसरा हो सकता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के 2 पार्ट है, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। चलिए
पढ़ते हैं क्या कहता है सर ये चीज़ आपके पास में। कहता है कि सर, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि सर एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्म स्टेटमेंट और करस्पॉन्डिंग फिगर। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है, कहता है कि वो अमाउंट और डिस्क्लोजर जो कि इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, इज रिस्पेक्ट टू वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, कि एक पीरियड से रिलेटेड या फिर 2-3 पीरियड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज है, ठीक है, और अमाउंट है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं। कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसे हम कहते हैं। सर अभी ये समझ नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले हम 2 चीज़ें पढ़ लेंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग फिगर पे आइए। करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब होता है, सबसे पहले मतलब समझाऊँ तो, कि सर हमने देखा है, सर आपके पास में अकाउंट में एक चैप्टर हुआ करता है जिसका नाम है, आप शॉर्ट में कहें तो, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वहाँ पे सर आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कई सारी ऐसी मैटर्स होती है, कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप जो है कंपेयर करते हैं उसी साल के मतलब कि करंट ईयर के ही चीज़ों के साथ। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूँ तो सर, ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन आप उसके सेल के साथ करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का हमें कंपैरिजन उसी साल के सेल के साथ करना पड़ता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कई सारे एक्सपेंस भी ऐसे होते हैं जो कि सेल के साथ करना पड़ता है, परचेस के साथ करना पड़ता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो कहते हैं कि सर करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ ही अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग फिगर है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग, एक बार पढ़िए यहाँ पे। कहता है कि सर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड एंड आर इंक्लूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर इंटेंडेड टू बी read only in relation to amount or other disclosure relating to current period। अब यहाँ पे शुरुआत होती है आपके पास में करंट पीरियड, ठीक है। करंट पीरियड कहता है कि द लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटेड इन करस्पॉन्डिंग अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इज, कहता है कि प्राइमरीली जो रेलिवेंस रखता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड फिगर के लिए ही रखता है। मतलब कि करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ ही कंपैरिजन की जाती है। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली उसका मीनिंग याद रखिए कि करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन कंपेयर होगी तो उसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर। अब देखिए, जनरली ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, करस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से हम कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देते। सर इसका कारण ये होता है कि करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन को करंट ईयर से कंपेयर करेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम नहीं देखते। ऐसा जनरली ऑडिटर नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आती है कि प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन मान लो कोई गलत हो गई, ठीक है, तो क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं कि सर, कहता है कि वैसे तो हम एज एन ऑडिटर कभी भी करस्पॉन्डिंग फिगर पे प्रेजेंटेशन देते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कई कबार हमें देना पड़ता है प्रेजेंटेशन। क्या चीज़ है, कहता है कि सर अगर प्रीवियस ईयर में जो इशू करी गई रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, मॉडिफाइड का मतलब क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर या फिर एडवर्स, अगर ऐसा कुछ था और अभी भी वो अनसोल्ड है, तो हम करस्पॉन्डिंग फिगर पे अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर की अगर गलतियां है तो करंट ईयर में भी वही गलतियां रिमेन हुई होगी, मतलब कि करंट ईयर की भी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो हम करंट ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन से कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन ही गलत है, ठीक है। तो हम भी अपना मॉडिफिकेशन कर देंगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की ही गलतियां अभी तक अनसोल्ड है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट ने उसे सोल्व नहीं किया है तो हम भी अपना ओपिनियन क्या कर देंगे सर, मॉडिफाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस डेट, कहता है कि जो एग्जिस्ट करता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहते हैं कि सर प्रायर पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे प्रीवियस जो ऑडिटर ने यहाँ पे ऑडिट किया था उसने क्या रिपोर्ट दी थी, अनमोडिफाइड, मतलब ये सब कुछ सही है। लेकिन इस बार हम यहाँ पे करंट ईयर की कंपैरिजन करंट ईयर से कर रहे थे, लेकिन प्रीवियस ईयर के कुछ स्टेटमेंट देखते, कंपैरिजन हम नहीं करते, लेकिन प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन तो देखते। इन्फॉर्मेशन को देखते ही पता चला कि सर इसमें तो मिस स्टेटमेंट है, और हमने एविडेंस भी अपना ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर लिया, ऑडिट एविडेंस भी हमने ऑब्टेन कर लिया। ये चीज़ आपके पास में कहता है, ठीक है। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है प्लस एविडेंस भी इस चीज़ का मिल चुका है, मतलब कि प्रीवियस ऑडिटर ने तो गलती कर दी थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो देखिए प्रीवियस ईयर का यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है वो तो गलत हो गया, क्योंकि हमें एविडेंस मिल चुका है कि प्रीवियस ईयर अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं जाना चाहिए था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो प्रीडिसीजर ऑडिटर है, ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर में किसी और ऑडिटर ने ऑडिटिंग काम किया था तो, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या करेंगे सर, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपका जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड कीजिए,
ठीक है। अगर वो मॉडिफाइड कर देता है तो फिर हमें इस साल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी गलतियाँ सही कर दी है, ठीक है, और सारी चीज़ें भी बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करता है तो हम इस बार अपना ओपिनियन मॉडिफाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ पिछले साल का मॉडिफिकेशन सही नहीं था, इसलिए इस साल भी हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने ओपिनियन को, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है। अब प्रायर पीरियड का ऑडिटेड नहीं है तो सीधी सी बात है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इस साल का आपने जो है कैरी फॉरवर्ड की है, ठीक है, वो पता कैसे चलेगा कि वो सही है या फिर गलत, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रायर पीरियड का ही सही नहीं है तो इस साल पे हम कहाँ से ओपिनियन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है करके, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी है, ये प्रायर पीरियड का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि ऑडिटर को बताइए कि भाई ये सारी चीज़ों को सही करे, अगर नहीं करता है तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे। तो कहता है व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर आर प्रेजेंटेड द ऑडिटर्स ओपिनियन शेल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करी गई और उसके बेस पे ही हम यहाँ पे करंट ईयर से करंट ईयर की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें तो कैरी फॉरवर्ड होती है पिछले साल से, आपको पता ही, ओपनिंग बैलेंस वगैरह चीज़ें। तो अब उससे रिलेशन होने वाला है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब क्या है, करंट ईयर से करंट ईयर की कंपैरिजन करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड होकर उसी से ही तो कंपैरिजन होगी एक चीज़ों के साथ। तो अगर वो चीज़ें ही सही नहीं है तो हम ओपिनियन कहाँ से दे पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में हम अपना ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट है आपके पास में। इसके बाद कहता है कि ऑडिटर शेल स्टेट इन अदर मैटर पैराग्राफ में भी कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है। अगर कहता है कि ऑडिटेड बाय प्रीडिसीसर ऑडिटर, कहता है कि कई बार क्या होता है कि प्रीडिसीसर ऑडिटर ने ऑडिटिंग काम किया था और उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उस गलतियों को सुधारने के लिए कहेंगे, अगर नहीं सुधारा तो अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ कहता है कि इस बार हम ऑडिट कर रहे हैं लेकिन पिछली बार किसी और ऑडिटर ने काम किया था, ठीक है, और सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं, सही है या फिर गलत है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछली बार अगर कोई और ऑडिटर था, आज आप है, ठीक है, तो कंपलसरी अदर मैटर पैराग्राफ में आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि सर जो ऑडिट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे फिगर्स होंगे जो प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि सर प्रीडिसीसर ऑडिटर का ऑडिट वर्क जो है वो यहाँ पे हुआ था प्रायर पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वाज ऑडिटेड बाय प्रीडिसीसर ऑडिटर, हमारे द्वारा नहीं हुआ था, प्रायर पीरियड का जो ऑडिट है किसी और ऑडिटर ने किया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये दिखाएंगे कि सर प्रीडिसीसर ऑडिटर ने प्रायर पीरियड के लिए क्या ओपिनियन दिया था, ठीक है, क्या ओपिनियन दिया था और उसका रीज़न भी यहाँ पे दिखा देंगे कि इनको ऐसा लगा था तो ये इन्होंने ओपिनियन दिया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन था तो वो भी आप दिखाएंगे मॉडिफिकेशन, और डेट भी दिखाएंगे अपने रिपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप दिखा देंगे और ये काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रायर पीरियड, करंट पीरियड का भी आप जो है यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि प्रायर पीरियड की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन प्रायर पीरियड का ऑडिट आप नहीं कर रहे, आप तो केवल और केवल करंट ईयर का कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा था, प्रायर पीरियड का कोई ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने किया है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो सर क्लाइंट आपके पास प्रायर पीरियड प्लस करंट ईयर का भी ऑडिट करवाने के लिए आता है, मतलब कि प्रायर पीरियड से लेके करंट ईयर तक आपको जो है उसका क्या करना है सर, ऑडिट काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑडिटर्स जो ओपिनियन है शेल रिफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंट, ईच पीरियड, ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि 2 फाइनेंशियल ईयर का कोई स्टेटमेंट लेके आए, उनका ऑडिट करवाना हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास आएगा क्लाइंट, कहता है कि ये सारे ईयर्स के जो है हमारे पास में स्टेटमेंट है, आप इन सभी का ऑडिट करवा दीजिए, ठीक है। तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिलेंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं दिक्कत, ठीक है, इसी के लिए तो हम बैठे ऑडिट करने के लिए, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। व्हेन रिपोर्टिंग ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द करंट पीरियड्स ऑडिट, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि वैसे तो क्लाइंट ने, हमारे जो क्लाइंट है हमारे पास आया है कि सर कहता है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का हमें ऑडिट करवा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सर प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ऑडिट करवाने के लिए आया है, स्टेटमेंट जिसका ऑडिट करवाने के लिए आया है, ये ऑलरेडी ऑडिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी ऑडिटेड है, लेकिन ऑलरेडी ऑडिटेड है, किसी और ऑडिटर ने ऑलरेडी ऑडिट किया है, लेकिन क्या है कि क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि सर हमें प्रीवियस ईयर के जो हमारे स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं, फिर भी उसे ऑडिट करवाना है, ठीक है, तो करवा सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऑडिट हो गया तो काम खत्म। अगर आपको लगता है कि दूसरी बार भी ऑडिट करना है तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस फीस पे कर देना, ठीक है। नया ऑडिटर के पास आप जाएंगे तो ऑब्वियसली फी तो आपको पे करनी पड़ेगी, एक बार ऑडिट हो चुका है तो क्या हुआ, ठीक है, दूसरी बार ऑडिट करोगे तो दूसरी बार फीस पे करनी पड़ेगी, तीसरी बार करना है तो तीसरी बार भी फीस पे करनी पड़ेगी, फीस पे करते रहिए, हम करके देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है, ठीक है, कि आपके पास में पहले के पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिट किया, अब डिफरेंस आ गया, मतलब कि प्रीवियस जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया था, ठीक है, वो कुछ और था और आपने सारी इन्फॉर्मेशन को देखा, आपका ओपिनियन कुछ और बन रहा है,
ठीक है, तो उसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, और इसका रीज़न भी डिस्क्लोज करेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। और प्रीडिसेसर ऑडिटर की बात करें तो सर वही उनको भी इन्फॉर्म करेंगे चीज़ों के बारे में कि ये सारी चीज़ें बताई हुई है, और अदर मैटर पैराग्राफ में इनका नाम वगैरह सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है, मैटर्स लिख देंगे, रीज़न लिख देंगे और डेट लिख देंगे। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, और जो मैंने अभी अभी कहा कि सर प्रीवियस जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है, ठीक है, प्रीडिसेसर ऑडिटर है, ठीक है, उनसे आपको कांटेक्ट करना है। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है, उनको कहिए कि भाई सही करे। अगर नहीं करता है तो फिर हम इस साल का जो है ओपिनियन मॉडिफाइड करेंगे वगैरह चीज़ें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट। ब्रांच ऑडिट बड़ा ही सिंपल है। ब्रांच ऑडिट का मतलब वो क्या होता है कि कई बार हेड ऑफिस मतलब कि बिजनेस इतना बड़ा होता है कि हमें अपनी डिफरेंट ब्रांच बनानी पड़ती है। ऑलरेडी आप जो है अकाउंट के अंदर ये ब्रांच का नाम ऑलरेडी सुन चुके हैं, इसका मतलब समझ चुके हैं, और इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ब्रांच ऑडिट, ठीक है, ब्रांच आपके पास में होगा ना, आपके पास में चैप्टर शायद होगा ऑडिट अकाउंट के अंदर, ठीक है, ब्रांच से रिलेटेड आई थिंक ब्रांच अकाउंट नाम होगा आपके पास में, ठीक है। तो वो चीज़ ब्रांच से रिलेटेड बातें आपको बेसिकली पता है, बस इससे रिलेटेड और कुछ जानना नहीं हमको, ठीक है। तो ब्रांच ऑडिट आपके पास में बन जाता है। तो सर ब्रांच आपके पास में ऐसा होता है कि कई बार बिजनेस इतना बड़ा होता है कि हम डिफरेंट एरिया वाइज या फिर डिफरेंट स्टेट वाइज हम जो है अपनी ब्रांच ओपन कर लेते हैं कि वहाँ से बिजनेस हमारा ब्रांच करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सर ऐसे डिफरेंट जगह पे हमने ब्रांच खोल रखे हैं तो इनका भी ऑडिट करवाना पड़ता है, बिल्कुल ऑडिट करवाना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या होती है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करी गई है कि ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट। तो कहता है कि सर एक होता है रजिस्टर ऑफिस, ठीक है, जिनकी ये ब्रांच होती है, और रजिस्टर ऑफिस को ब्रांच के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट और रेलिवेंट जो बुक्स होते हैं उनको अपने पास रखना पड़ेगा एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर का यहाँ पे हर एक ऑडिट करवाना है, उनका रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है, ट्रू ए फेयर व्यू प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो सर इन शॉर्ट मैं कहूँ ब्रांच का जो भी अकाउंट्स वगैरह है ट्रू एंड फेयरली प्रिपेयर करना है किसको सर, रजिस्टर ऑफिस को, हेड ऑफिस को, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस की ये आपकी लाइबिलिटी रहेगी कि भाई आप अपने ब्रांच के जो भी अफेयर्स है उनका एक रिकॉर्ड बनाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करिए, ठीक है। और क्या कहा सर, एवरी ईयर आपको प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि कभी कभार कर लिए तो काम खत्म। और वो भी आप कैसे करेंगे सर, अक्रूवल बेसिस प्लस डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। मतलब कि आप जो अपने अकाउंट बनाते हैं, अपने अकाउंट मतलब कि खुद के अकाउंट जैसे बनाते हैं ड्यू अपना अक्रूवल बेसिस और ड्यूल एंट्री बेसिस पे, वैसे ही ब्रांच के भी बनाएंगे आप ब्रांच के भी बनाएंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट को कहाँ रख सकते हैं। तो वैसे तो देखिए नॉर्मली अपने ऑफिस के अंदर जो आपके पास में रजिस्टर ऑफिस होती है, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। और अगर कहीं और रखना चाहे, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कहीं और रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रहे सर आपके जो है 7 दिन के अंदर आपको जो डिसीजन लिया ये आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें कहीं और बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है। तो अगर कहीं और रखना है, ये डिसीजन लेने के 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है, नोटिस भेज देनी है इन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न नोटिस भेज देना कि कहाँ पे रख रहे हो, क्या आपका एरिया है, कौन सी जगह है, वगैरह वगैरह चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, फुल एड्रेस देना है, फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देना है इन राइटिंग। क्या क्लियर। अच्छा, आप चाहो तो सर ये सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी प्रिपेयर कर सकते हो, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो सकती है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, लेकिन इसका प्रॉपर आपको जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी रखना आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी ही रहेगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच जो है हमारी एक स्टेट के अंदर नहीं है, दूसरे स्टेट में या फिर आउटसाइड इंडिया है, ये भी हो सकता है कि इंडिया के आउटसाइड हमारी ब्रांच है। तो कहते हैं कि भाई जो भी हो, ब्रांच को पीरियोडिकली बेसिस पे अपना जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका समराइज जो है रिटर्न ऑलवेज अपने हेड ऑफिस को भेजते रहना है, ये कंपलसरी। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक समराइज रिटर्न बना के, पीरियोडिक रिटर्न बना के हर बार आपको अपने रजिस्टर ऑफिस को भेजते रहना है, ठीक है। ये आपकी प्रोविजन बना दी। इसके बाद कहता है कि जहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि भाई ब्रांच का ऑडिट करना है, ठीक है, तो ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा। तो भाई एक चीज़ समझिए, ब्रांच का ऑडिट जो है वो रजिस्टर ऑफिस का, जो रजिस्टर आपके पास में मेन हेड ऑफिस है बेसिकली का है, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस हेड ऑफिस आपके पास में है, उसका ऑडिटर भी कर सकता है ब्रांच का। या फिर आप चाहे तो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टर ऑफिस है उसका ऑडिटर डिफरेंट होगा, ब्रांच के लिए हम एक और ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि सर इन इंडिया है, ठीक है, अगर ब्रांच जो है इन इंडिया है, ठीक है, तो इसका जो ऑडिट है या तो खुद अपना हेड ऑफिस का जो है हेड ऑफिस का ऑडिटर कर सकता है या फिर ब्रांच के लिए एक ब्रांच ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर ये आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया मतलब कि ब्रांच हमारी आउटसाइड इंडिया है, तो कहता है कि ये 2 पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे कि आपका हेड ऑफिस का जो आपके पास में हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है वो कर सकता है, ब्रांच का ऑडिटर कर सकता है, या फिर एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ के लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड इंडिया होता है तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, तो उसके अलावा उसके हिसाब से भी किसी को अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्लियर चीज़ें क्लियर है? ठीक है। कहते हैं कि देखिए ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो रजिस्टर ऑफिस का जो ऑडिटर है वो ऑलवेज प्रिंसिपल ऑडिट बना रहेगा, मतलब कि मेन, ठीक है। और जो ब्रांच के है वो अदर ऑडिटर कहा जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल ऑडिट मेन रहेगा, वो ब्रांच ऑडिटर के जो है ब्रांच ऑडिटर को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बोलना है, उस तरीके से काम करना है, वो हुकूमत कर सकता है, ठीक है, हुकूमत कर सकता है यहाँ पे। तो कहता है कि सर प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है? प्रिंसिपल ऑडिटर वो पर्सन है जो यहाँ पे आपके पास में रजिस्टर ऑफिस का ऑडिट करता है, ठीक है। मीन्स ऑडिटर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द, क्या कहता है सर, एंटिटी, पूरे के पूरे एंटिटी लेवल पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अदर ऑडिटर वो ऑडिटर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट मतलब कि ब्रांच आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट मतलब कि ब्रांच, ठीक है, लेकिन वर्ड यही लिखना कॉम्पोनेंट, ठीक है, कि कॉम्पोनेंट तक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है, इनसे ज़्यादा इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। क्या ये बात क्लियर आपके पास में? अच्छा, इसके बाद एस 600 का यहीं पे रेफरेंस आ जाता है। एस 600 का रेफरेंस ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में कंपनी का ऑडिटर जो है वो कोई और है और ब्रांच का कोई और है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सर कंपनी का ऑडिटर अलग हो सकता है, अगर चाहे तो ब्रांच के लिए भी एक अलग से ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ब्रांच का ऑडिट एक अलग ऑडिटर करता है और कंपनी का ऑडिट जो है कोई अदर ऑडिटर करता है। अब सीधी सी बात है कि कंपनी का ऑडिटर मतलब कि जैसे हम प्रिंसिपल ऑडिटर अभी हम पढ़े, ठीक है, उसे पूरी की पूरी एंटिटी का ऑडिट करना है। इसका मतलब हुआ कि सर ब्रांच से जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो भी ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो पूरे का पूरा एंटिटी का देखना है, ठीक है। तो कहते हैं कि सर ऐसे 600 आपको बताएगा कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मतलब कि जो ब्रांच के ऑडिटर ने काम किया, क्या उसका काम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि देखिए क्या प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉर्मली बी एंटाइटल टू रिलाई अपॉन वर्क ऑफ सच ऑडिटर मतलब कि जो भी हमारे ब्रांच ऑडिटर वगैरह है, कोई दूसरा ऑडिटर है, ठीक है, उनके वर्क पे रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस देयर आर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अगर आपको कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस लगते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें खुद से ही विजिट करना पड़ेगा कंपोनेंट को, ब्रांच को हमें खुद से ही विजिट करना पड़ेगा, हमें खुद से ही बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है, अदर रिकॉर्ड्स को हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे रिलाई मत करिए। वरना आपको सब कुछ सही लगता है तो आप रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर आपके पास में जो यूज़ कर रहे हैं आप वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करना पड़ेगा प्रोसीजर को, ठीक है, प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करिए ताकि ऑप्ट इन कर पाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कि जो भी वर्क किया है अदर ऑडिटर ने वो सही किया है या फिर नहीं, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे सर, उससे परफॉर्म करने के बाद हम इस ऑडिटर जो अदर ऑडिटर है उससे आगे के, हम उससे तो ऊपर के ऑडिटर है, हम तो प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो क्या है सर, अदर ऑडिटर है, ठीक है। तो हम परफॉर्मेंस करने के बाद, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम इसे एडवाइस देते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर से रीड करने की जरूरत है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे याद हो जाएगा और ऊपर से लिख के आना है अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपके पास में काम खत्म हो जाता है, जॉइंट ऑडिट का यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, 2 कर चुके हैं, ठीक है। अभी उसके बाद की बात करेंगे, सबसे पहले जॉइंट ऑडिट पे आ जाइए। कहते हैं कि सर जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है कि कई बार ऐसी होती है कि बड़ी कंपनी है, ठीक है, कहता है कि कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसका वर्क इतना बड़ा होता है कि कोई एक अकेला ऑडिटर काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरे एक और ऑडिटर को यहाँ पे रखते हैं, मतलब कि 2-3 लोग मिल के एक कंपनी का ऑडिट करते हैं, ठीक है। मोर देन वन फर्म जो है ऑडिटर की वो मिल के काम करती है, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले अगर बेनिफिट की बात करें, एडवांटेज की, तो सबसे पहले देखिए दूसरे एक ऑडिटर की फर्म और हमारी फर्म दोनों मिल चुकी है, तो आपके पास में एक्सपर्टाइज शेयर होगी, इनकी कुछ एक्सपर्टाइज होगी, हमारी कुछ होगी, तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है वगैरह वगैरह चीज़ें। कहता है कि सर म्यूचुअल कंसल्टेंसीज आपको मिल पाएंगी, कहीं आप कहीं रुक रहे हैं तो उनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो कहीं पे रुक रहे हैं तो हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। लो वर्कलोड, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा हो चुके हैं तो वर्क जो है वो बट जाएंगे दूसरे लोगों में, तो वर्कलोड भी कम हो जाएगा। बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली आपके पास में देखिए वर्क जो है वो बढ़ चुके हैं तो आपके पास में टाइम ज़्यादा रहा, आप समझे, तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में टाइम ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा है तो आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में स्टाफ डेवलप्ड ही है, क्योंकि वो भी एक्सपर्टाइज फॉर्म है, हम भी एक्सपर्टाइज फॉर्म है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव सर्विस टू क्लाइंट को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग ही साथ में जुड़ के इनका काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास में एडवांटेज हो जाते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कहता है कि भाई एक तरीके से आप देखिए
फियर रहता है ऑफ द शेयर, ठीक है। कुछ चीज़ें हम शेयर कर देते हैं तो दिक्कत ये रखती है कि भाई अपने काम करने का तरीका वो जान जाएंगे, ठीक है। तो कल दिन वो भी हमारे तरीके से वर्क कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट उनके पास चले जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो कर रहे हैं वर्क का, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि फिर वो कहते हैं कि भाई आपने नहीं किया, यह आपका काम था, ये हमारा काम था, ठीक है। ये तो आपको करना चाहिए, हमको ज़्यादा काम दिया है, आपने खुद कम किया है, फीस वगैरह में मगजमारी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास में। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर, कुछ ऐसे ऑडिटर होते हैं कि वो उनके पास जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो उनको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ों में मेरे से ही पूछना चाहिए, मेरे को ही बताना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। सुपीरियरिटी आ जाती है इनके अंदर कि भाई मैं एक्सपीरियंस ऑडिटर हूँ तो इन लोगों को मेरा मानना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं डिसएडवांटेज के अंदर। यहाँ पे कहता है कि सर ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट के बारे में बात करता है, ठीक है। कहता है कि कुछ स्पेशल ऐसे कंसिडरेशन है आपके पास में, ठीक है। स्पेशल ऐसे कंसिडरेशन है जब जॉइंट ऑडिट आप करें तो ये कंसिडरेशन को जरूर ध्यान में रखना। कौन कौन से? सबसे पहले तो देखिए जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं मतलब कि लोग आपके पास में ज़्यादा है, तो ध्यान रहे सर एंगेजमेंट पार्टनर और जितने भी मेंबर्स हैं आपके टीम के, ठीक है, उन सबको जब आप ऑडिट की प्लानिंग करें तो उसमें इन्वॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। हर एक पर्सन को इन्वॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं कि भूल गए, ठीक है। जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं आप तो हर एक पर्सन, मेंबर्स, पार्टनर्स और टीम मेंबर्स सबको यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, इन्वॉल्व करेंगे जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ कहता है कि जॉइंट ऑडिटर शुड jointly establish an overall audit strategy which sets the scope, timing and direction of the audit and also guide करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे करना है प्लान को, ठीक है। तो जॉइंटली हमें वर्क करना है और जॉइंटली हमें एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है, ठीक है, जो कि हमारा क्या कर पाए सर, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को डिसाइड कर पाए और इस तरीके से डिसाइड हो पाए कि हमारा जो ऑडिट प्लान है वो डेवलप हो पाए। क्लियर? तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब कि हम सबको मिल के काम करना है, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर्स शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश, सबको मिल के एक एस्टैब्लिश करना है एक स्ट्रेटेजी को कि हम ऐसे काम करेंगे। इसके बाद कहता है कि सर बिफोर कमेंसमेंट है, ठीक है, बिफोर को हाईलाइट करिएगा। कहता है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, कहता है जॉइंट ऑडिटर को डिस्कस कर लेना चाहिए कुछ चीज़ों को, ठीक है, कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। सबसे पहले कि हमारा ऑडिट एरिया कितना रहेगा, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है और इतना काम करना है, ठीक है। कॉमन ऑडिट एरिया है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्क है जिसे दो लोग मिलके करेंगे, दो ऑडिटर मिलके करेंगे, ठीक है, दो हमारे टीम मेंबर मिलके करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई ऑडिट है तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों को ही ये काम साथ में मिलकर करना है, कॉमन ऑडिट, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। दूसरी एसर्टेन कर लेना भाई कि जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है, कि उसे एसर्टेन कर लेना कि हमारा ऑब्जेक्टिव कितना है, कितना हमें रिपोर्ट करना है, ओके। इसके बाद कहता है कंसिडरेशन और कम्युनिकेट करेगा अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट, जो भी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है उसे कम्युनिकेट करिएगा और उसे कैसे हैंडल करना है उससे रिलेटेड डायरेक्ट करिएगा, ठीक है, टीम मेंबर को। और कंसीडर करिए जो भी रिजल्ट आता है ऑफ द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट जो भी एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में रिजल्ट आता है उसे भी कंसीडर करना रहेगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेचर टाइमिंग, अच्छा ये ठीक है, डायरेक्ट आ जाइए यहाँ पे। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसिडर एंड एसेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है हर एक ऑडिटर को इसे कंसिडर करना है और इससे रिलेटेड दूसरे ऑडिटर को कम्युनिकेट भी करेंगे कि सर यहाँ पे कुछ रिस्क दिख रहा है, आप जरा देखिए तो, ठीक है, ये चीज़ें सारी। इसके बाद डिस्कस जरूर करिएगा, डॉक्यूमेंट जरूर करिएगा इन सारी चीज़ों को जो कि कॉमन है, जो कि स्पेसिफिक अलॉटेड एरिया है, ठीक है, परफॉर्मेंस करने के लिए उनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट जो है वो डॉक्यूमेंट करिए, डिस्कस करिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछा जाता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी खूब पूछा जाता है कि सर यहाँ पे ध्यान रहे सर जॉइंट ऑडिट काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगेजमेंट लेटर एक बनता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो 2 से 3 लोग जॉइंट ऑडिटर बन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दूसरी फर्म है, हमारी फर्म है, ये जॉइंटली एक कंपनी का ऑडिट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 एंगेजमेंट लेटर बनेगी? तो आंसर इज नो, क्योंकि आप एक ही कंपनी का काम कर रहे हैं और जॉइंटली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रहे सर एक ही एंगेजमेंट लेटर बनता है, ठीक है, और कॉमन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हर एक लोगों का साइन एक ही लेटर पे होता है, एक ही लेटर बनाया जाता है। लेकिन हाँ ध्यान रहे सर कई बार ऐसा होता है कि दोनों का ओपिनियन अलग अलग हो जाता है, मतलब कि ये फॉर्म का ओपिनियन कुछ और है, क्या यहाँ पे ओपिनियन इस तरीके से होना चाहिए, इस फॉर्म का ओपिनियन कुछ और है। अगर ऐसा केस है तो दोनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सर एंगेजमेंट लेटर तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहता है कि द वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल ऑडिटर, ये तो मैंने आपको कहा कि हर एक ऑडिटर उसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर साइन करेंगे, हर एक ऑडिटर, एक ही एंगेजमेंट लेटर होता है, 2-3 नहीं होते, ठीक है। अच्छा इसके बाद कहता है कि हमने सर कॉमन ऑडिट की बात करी थी जहाँ पे एक दो साथ मिल के काम होता है, ठीक है। तो कॉमन ऑडिट में ध्यान रखिएगा सर, अगर कॉमन ऑडिट में कोई भी गलती निकली तो आप सेवरली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। कहता है कि द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज केयरफुली आउट बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स,
कहते हैं कि चलो आपने कॉमन ऑडिट का काम किया है, ठीक है, 2-3 ऑडिटर ने मिल के काम किया, आपने काम किया है तो ठीक है, आप लायबल रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे आपने काम नहीं भी किया फिर भी आप लायबल रहेंगे। जैसे कि ये पहला एक कहता है कि सर ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड, वो डिवाइड तो नहीं किया गया था, पूरे का पूरा एक पर्सन को दे दिया था कि भाई ये तुम ही कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो कि जॉइंट ऑडिटर्स ने यहाँ पे काम किया है, जॉइंट ऑडिटर्स ने यहाँ पे एक पर्सन को सौंप दिया था काम, लेकिन अगर इसमें कोई गलती रही तो हर एक ऑडिटर यहाँ पे क्या रहेगा सर, लायबल रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे डिसीजन हर एक पर्सन ने लिया था, काम किसी और ने किया हो, ठीक है, कोई एक टीम मेंबर ने किया हो, ठीक है, डिसीजन हर एक ने लिया था, ठीक है, तो लाइबिलिटी हर एक की बनेगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हर एक पर्सन रहेगा। इसके बाद कहता है कि सर, इसके बाद इस पॉइंट पे आइए, एग्जामिनेशन डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टेटस, मतलब कि अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन भले ही कोई एक पर्सन ही कर दे लेकिन लाइबल तो हर एक पर्सन होगा, ठीक है, क्योंकि जॉइंटली ऑडिट कर रहे हैं और ये तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो ये आपको काम करना ही करना है, हर एक, वरना हर एक पर्सन यहाँ पे लाइबल हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक रही तो हर एक पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे किसी भी पर्सन ने किया हो। यहाँ पे ये नहीं कहना पड़ेगा आपको कि सर ये तो इसने किया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जी, इस चीज़ों में जो है हर एक पर्सन लाइबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, आपको कोई भी चार याद रखना, बाकी के ऑलमोस्ट रीड कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ पे ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर कॉमन ऑडिट भले ही हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 फर्म मिल के काम कर रही है, तो 2-3 फर्म का जो है क्या होता है कि सेपरेट ओपिनियन बन जाता है, कई कबार मतभेद हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी फर्म जो है वो अपने तरीके से ओपिनियन दे सकती है, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए, और दूसरी फर्म अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए, दोनों ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी को दे सकती है, ठीक है। और कंपनी क्या करेगी, दोनों ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी को जो अच्छा लगा वो दोनों करनी पड़ती, कंपलसरी, ठीक है। 2 फर्म है तो दोनों ने ऑडिट रिपोर्ट दी है तो दोनों ही प्रेजेंट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगता है, ठीक है। तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी दिया जा सकता है और कंपनी को ये क्या करना पड़ेगा, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट को ही देना पड़ेगा। दोनों, 2 मिली 2, 3 हो सकती है, ठीक है। जॉइंट ऑडिट जितने हो रही है, जिस तरीके से मिले सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है कंपनी को, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट आपके लॉ का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई ऑडिटर जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। ऑडिटर शैल इंक्वायरी, कुछ इंक्वायरी करनी पड़ती है, ये चीज़ आप लॉ में पढ़ चुके हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि ये तो आप खुद से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ जाता है सर कारो 2020, ठीक है। इसे मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में क्या होगा सर, इसमें नोट्स मुझे मेरे से ही करवाना पड़ेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत आ सकती है वरना यहाँ पे समझने में, तो नोट्स यहाँ पे हम हमारे ले लेंगे इसमें और वहाँ से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो नंबर 3 है वो किस पे बेस है, ये वाले चार्ट पे, ठीक है। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सर कई बार मैनेजमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन डालता है हमारे काम पे, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हटा दे, अगर नहीं करता है तो हम TCWG के साथ डिस्कस करेंगे, और TCWG के डिस्कस करने के बाद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर उससे भी हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है, तो हम अपना जो है अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देंगे, काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि कोई ऐसा पर्सन है, CA है, ठीक है, और एंटिटी का ऑडिट यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी क्या कर रही है, इनके वर्क को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अपना काम करने में अनेबल है, ठीक है, वो काम कर ही नहीं पा रहे, इसके कारण वो अपना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। कहता है कि एज्यूम जरूर करिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ भी अपना एंगेजमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते, जहाँ पे कि हमने कहा था अक्सर अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़े, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो पहले तो विड्रॉ करने की सोचिएगा, अगर विड्रॉ नहीं कर पाते तो आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देना। तो यहाँ पे कहता है कि विड्रॉ करने की ओपिनियन तो आपके पास में है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, और प्लस ये कहता है कि सर ये जो अफेक्टेड चीज़ें हैं मटेरियल है, प्लस कहता है एंड अफेक्टिंग मैनी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड यूज़ करा सर, मैनी का मतलब ये सर परवेसिव भी है, तो मटेरियल भी है, परवेसिव है, और ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो बताइए ये किसका फीचर है, याद करके बताइए। कहता है कि सर ऑडिट एविडेंस जो है वो नहीं मिला, मटेरियल तो है, परवेसिव भी है, तो मुझे बताइए ये किसका फीचर है, ये कौन से ओपिनियन का फीचर है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में लिखवा रखा है, तो ये कौन से ऑडिट का फीचर है सर, अपना ओपिनियन का, तो ये आपका डिस्क्लेमर का फीचर है, ठीक है। डिस्क्लेमर ओपिनियन हम यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्क्लेमर ओपिनियन जब भी देने को हो तो ध्यान रखना सर, पहले तो ये देख लेना क्या ऑडिट एंगेजमेंट से हम विड्रॉल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन वही रहेगा कि हम ओपिनियन जो दे ही नहीं और क्या कर दे सर, विड्रॉ कर दे, लेकिन इसने कह दिया है कि सर यहाँ पे कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ओपिनियन क्या है भाई, अपना ओपिनियन क्या होगा, डिस्क्लेमर होगा, काम खत्म। ये आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, और 4 पे आ जाइए, 4 भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कहते हैं कि कोई CA यादव है, ठीक है, और कंपनी के ऑडिटर है, और इनकी कुछ 4 ब्रांचेज़ है, ठीक है, 4 ब्रांचेज़ है, और कहते हैं कि भाई चारों ब्रांचेज़ में यहाँ पे ब्रांच का जो ऑडिट करना है उसके लिए एक अनदर ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया है,
ठीक है। उसके लिए अनदर ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीए यादव है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये जो अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया गया उनके पास से उनकी रिपोर्ट मांग ली, ठीक है, कि उनकी रिपोर्ट काम खत्म हो चुका है तो उनके पास से रिपोर्ट मंगवा ली। अब यहाँ पे देखा गया कि सर इनकी जो प्रोसीजर वगैरह है ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे जो सीए हमारे यहाँ पे ये एक मिनट, ये नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज, एक मिनट यहाँ पे बता देते हैं सर। इसमें कहा गया है कि सर ऐसा कुछ है कि सीए यादव है, ठीक है, सीए यादव है, ये पूरे कंपनी के ऑडिटर हैं, ठीक है, और कुछ इनकी ब्रांच भी है, तो ब्रांच के लिए एक अदर ऑडिटर अपॉइंट किया गया, ठीक है, जिनका नाम है सीए जैन, ठीक है, सीए जैन। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर यादव को अपना काम करना है, ब्रांच ऑडिटर जो सीए जैन है वो अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे देखा गया कि सीए जैन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो सीए यादव ने क्या कहा कि आपने जो काम किया है वो हमें भेजिए, उनकी समरी वगैरह सब कुछ भेजिए, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, आपने जो फाइंडिंग्स करी है वो सारी की सारी चीज़ें हमें भेजिए। लेकिन सीए जैन का यहाँ पे मानना है कि ये चीज़ आपने मांगी है, मतलब कि इट इज़ एनक्रोचमेंट ऑफ हर डोमिनेंस है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सही है, डिस्कस करिए इशू को। तो देखिए ये कोई डोमिनेंस का कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। आपको पता ही कि हमने अभी अभी एस 600 पढ़ा, एस 600 क्या कहता है कि यूज़ द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर का हम वर्क यूज़ कर सकते हैं, प्लस हमें यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर तो हम परफॉर्म करेंगे, सीए यादव अपने तरफ से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका जो भी वर्क है वो तो उसे भेजना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी तो वो सारी चीज़ें बड़ी आराम से फास्टली मैनर में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इट इज़ एनक्रोचमेंट ऑफ द डोमिनेंस है, तो आंसर इज़ नो, ठीक है, ये नो, क्योंकि स्पेसिफिकली ऐसे ही खुद कह रहा है कि भाई आप अपने जो रिलेटेड ऑडिटर है, ठीक है, उनका वर्क्स जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़रूर से ऑडिट प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म ज़रूर करिएगा ताकि कंफर्म कर पाए, ठीक है। उसके बाद उसका यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर आपके पास में? इसके बाद तो कोई है नहीं, ठीक है। इसके बाद तो कोई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 है, वो कारों पे बेस होगी, ठीक है। तो ये तो चलिए उसके बाद ही कर लेंगे, ये काम खत्म हो जाता है आपके पास में।